हो गया, हो गया माइक ऑन? नहीं, मैंने तो 2 नंबर कर दिया। तो मैंने कल आपको जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेंटल एसोसिएशन, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एक शब्द लिखाया था साइकोसिस। क्या लिखाया था? साइकोसिस। तो साइकोसिस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन आपने किया था, ठीक है, साइकोसिस के अकॉर्डिंग जब आपने क्लासिफाई किया था, या फिर इसके अंडर सब पॉइंट जब आपने पढ़े थे, ठीक है, जो लोग नहीं आए थे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट चीज जाननी जरूरी है, क्योंकि यही चीज है जो आपको एग्जाम के अंदर जिताएगी। समझे कि नहीं समझे बात को? क्योंकि एक स्पेसिफिक वर्ड अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोसिस, कि साइकोसिस का मतलब क्या होता है, क्योंकि इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको कोई पेन से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखना है। समझे कि नहीं समझे बात को? वहां आपको दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आपको आंसर पुट आउट करने हैं। तो साइकोसिस का मतलब यदि मैं बोलने की कोशिश करूं आपको, तो आप यहां पर बताकर चल सकते हैं, इट है क्या, इट इज ए टाइप ऑफ मेजर मेंटल इलनेस बोल दो या फिर डिसऑर्डर, यानी कि ऐसे ये के अंदर वो टाइप के डिसऑर्डर इंक्लूड किए जाते हैं जो कि कैसे होते हैं, मेजर टाइप ऑफ अफेक्ट करते हैं। समझ गए बात को? दूसरा, इनके अंदर इनसाइट तो क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। इनसाइट का मतलब कि मुझे नहीं पता कि जब मेरे पास में बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स मौजूद होते हैं शरीर में, तब मेरी परिस्थिति क्या होती है। समझे कि नहीं समझे बात को? कि जब मैं किसी बीमारी से सफर करता हूं, तो उस बीमारी के जब साइन एंड सिम्टम्स मेरी बॉडी पर प्रोड्यूस होते हैं, तो मुझे नहीं पता कि किस कारण से वो साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर उन साइन सिम्टम्स के आने के बाद मेरी बॉडी की स्थिति क्या होती है। समझ गए बात को? ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, तो सर हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन आर आल्सो प्रेजेंट। समझे कि नहीं समझे बात को? साइकोसिस का मतलब यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए एग्जैक्ट मीनिंग, तो इनसाइट इज एब्सेंट। समझे कि नहीं समझे बात को? और हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन इज आल्सो प्रेजेंट एंड दे रिक्वायर टू एडमिट इन हॉस्पिटल केयर सेटिंग फॉर देयर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ये बात जो बोली है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दे रिक्वायर टू एडमिट इन हॉस्पिटल केयर सेटिंग्स फॉर देयर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, यानी कि इस प्रकार के टाइप की बीमारियों के इलाज के लिए अपने को इलाज के लिए या फिर उसके प्रिवेंशन के लिए अपने को हॉस्पिटल केयर सेटिंग्स के अंदर एडमिट होना पड़ता है। समझ गए बात को? साइकोसिस का मतलब कि दे आर द ग्रुप ऑफ मेजर मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, इन विच इनसाइट इज एब्सेंट। समझे कि नहीं? इनसाइट इज एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट, हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन और आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। एंड दे रिक्वायर टू एडमिट इन हॉस्पिटल केयर सेटिंग फॉर देयर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। समझे कि नहीं समझे बात को? तो उसे अपन क्या बोलते हैं? साइकोसिस। अब साइकोसिस को फिर मैंने आगे चल करके अंडर क्लासिफाई किया था कितनी कैटेगरी के अंदर? 3 कैटेगरी के अंदर। कितनी कैटेगरी के अंदर? 3 कैटेगरीज के अंदर, जिसमें मैंने फर्स्ट कैटेगरी जो आपको बताई थी उसमें क्या नाम बताया था? फंक्शनल। जिसमें मैंने आपको क्या नाम बताया था? पहला फंक्शनल। और फंक्शनल के मैंने अंदर कौन से टाइप के डिसऑर्डर्स को इंक्लूड किए थे?
सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया। नेक्स्ट उसके बाद में मैंने दूसरी जो कैटेगरी बताई थी आपको, दूसरी जो बताई थी, क्या नाम बताया था उसका? ऑर्गेनिक। समझे कि नहीं समझे बात को? ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर, समझे कि नहीं? जहां साइकोसिस वर्ड जुड़ गया, इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो गई? हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, और इनसाइटनेस एब्सेंट हो गई। समझ गए बात को? ठीक है। तो यदि मैं दूसरी यदि आपको बात करूं ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, समझे कि नहीं समझे बात को? तो इसके अंदर मैंने किस किस को इंक्लूड किया था? डिलीरियम एंड डिमेंशिया। समझ गए बात को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी थी, कौन सी थी? अदर टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, दे आर इंक्लूड इन अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेंटल एसोसिएशन अंडर क्लासिफाइड द साइकोसिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर, साइकोसिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर, जिसमें कि मेरा जो तीसरा नाम है उसमें क्या है? अदर टाइप ऑफ डिसऑर्डर, जिसके अंदर मैंने किसको इंक्लूड किया है? किसको इंक्लूड किया है? ईटिंग डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसऑर्डर, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, साइकोमोटर डिसऑर्डर एंड साइकोएक्टिव डिसऑर्डर, ये सभी मैंने थर्ड कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए। समझ गए बात को? नेक्स्ट उसके बाद मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जब कल भी क्लास लूंगा तो आपको डिसऑर्डर्स है जो साइकेट्रिक के अंदर शुरू कराए जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया तो ऐसा मैं प्रॉमिस को पूरा करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आज जो आपको डिसऑर्डर पढ़ाया जाएगा वो साइकेट्रिक की नज़र से और साइकेट्रिक के सिलेबस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आधी आपकी, जहां आपने ये डिसऑर्डर पढ़ लिया वहां समझ लो आपने आधी साइकेट्रिक कंप्लीट हो गई, सिलेबस के हिसाब से भी और नॉलेज के हिसाब से भी। समझे कि नहीं समझे बात? सिलेबस के हिसाब से भी और नॉलेज के हिसाब से भी। समझे कि नहीं समझे बात को? तो जो भी आपको बातें बताई जाएगी उनको आराम से सुन करके समझने की कोशिश करना। समझ गए बात को? अगर कोई भी चीज समझ में नहीं, टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद आराम से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं आपसे बात करूं तो जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके ब्रेन के अंदर क्या पाए जाते हैं इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? वेरी गुड, न्यूरॉन्स। क्या पाए जाते हैं? क्या पाया जाता है आपके ब्रेन के अंदर? न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और इन न्यूरॉन्स के बीच में बस छोटा टाइप, छोटा नहीं, इन न्यूरॉन्स के बीच में, ये जो न्यूरॉन्स कहां पाए जाते हैं? हमने ब्रेन के अंदर। ठीक है, बिल्कुल जीरो से सॉफ्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सॉफ्टली ही समझने की कोशिश करना। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में ये जो आपस में न्यूरॉन्स क्या रहते हैं? फिर इंटरकनेक्टेड रहते हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? सीधी सी बात यही है। ठीक है। अब न्यूरॉन पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर और ये न्यूरॉन आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। इनके कारण ही क्या होता है? अपने ब्रेन के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है या फिर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में न्यूरॉन्स के द्वारा या फिर न्यूरॉन्स के अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि ब्रेन के अंदर बोले जाते हैं। ठीक है। कुछ ब्रेन के अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं जिनको मैं क्या बोलता हूं? न्यूरोट्रांसमीटर। समझ गए बात को? कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, ब्रेन, नॉर्मल ब्रेन की फिजियोलॉजी को परफॉर्म करने के लिए, जिन्हें मैं क्या बोलता हूं? न्यूरोट्रांसमीटर। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। उसके बाद कोई भी एक्टिविटी मुझे परफॉर्म करनी होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर जा करके आपके रिसेप्टर पे अटैच होते हैं और किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कराते हैं। लेकिन यहां मैं नॉर्मल वे के अंदर बात नहीं कर रहा हूं, मैं एबनॉर्मल वे के अंदर बात कर रहा हूं, और बात भी कहां? साइकेट्रिक के अंदर कर रहा हूं। समझे कि नहीं समझे बात को? तो यहां पर क्या होगा कि इस बीमारी के अंदर या तो क्या हो जाए कि एबनॉर्मल कनेक्शन इन बिटवीन न्यूरॉन। समझे कि नहीं समझे बात को? एबनॉर्मल कनेक्शन इन बिटवीन न्यूरॉन। समझे कि नहीं समझे बात को? और दूसरा, जब एबनॉर्मल कनेक्शन होगा इन बिटवीन न्यूरॉन तो उसके बाद क्या केमिकल बैलेंस इंबैलेंस नहीं होगा? क्या केमिकल बैलेंस इंबैलेंस नहीं होगा? अब जैसे ही मैं फिर लिख सकता हूं कि इंबैलेंस इन केमिकल ऑफ ब्रेन, इंबैलेंस इन केमिकल ऑफ ब्रेन। समझ गए बात को? अब मेरे को एक बात बताना अपना दिमाग काम में लेकर के कि ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन है उनके अंदर भी एबनॉर्मल कनेक्शन हो गए। समझे कि नहीं समझे बात को?
और जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर या फिर जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनके अंदर भी क्या हो गया, एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट हो गई। अब उसका सीधा का सीधा इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा, अपनी ब्रेन की फिजियोलॉजी पर। समझे कि नहीं समझे बात, अपनी ब्रेन की फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फंक्शनिंग। समझे कि नहीं समझे बात को, ब्रेन की फिजियोलॉजी पर अपने को देखने को मिलता है। अब ब्रेन की फिजियोलॉजी पर इफेक्ट देखने को मिलेगा तो सबसे पहले क्या इफेक्ट होगी आपकी, ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन का काम क्या है, सबसे पहले ब्रेन का काम क्या है, थिंक करना। समझे कि नहीं समझे बात को, सबसे पहले ब्रेन का काम क्या है, सोचना। समझेगा भाई, आपको खाना खाना है तो आपके सामने ला दिया थे, लाते खा लोगे या सोचोगे तभी तो खाओगे। समझे कि नहीं समझे, और ये काम कौन करता है, आपका ब्रेन। क्या बात, सभी लोग यहां बात तक सहमत हैं, समझे कि नहीं समझे बात को। तो सबसे पहले जो इफेक्ट होगी वो क्या इफेक्ट होगी, आपकी थिंकिंग। क्या सभी लोग इस बात से सहमत हैं, समझे कि नहीं समझे बात को। नेक्स्ट जब थिंकिंग इफेक्ट होगी तो थिंकिंग के बाद में आपका क्या इफेक्ट होगा, थॉट प्रोसेस। सोचा, समझे कि नहीं समझ, पहले मैंने सोचा, सोचने के बाद यदि मैं गलत ही सोचूंगा तो गलत ही मेरे क्या होगी, फॉर्मेशन होगी किसकी, थॉट की। समझने की कोशिश करना मैडम, ठीक है, गलत ही क्या होगी, मेरा थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। समझे कि नहीं समझे बात को। और गलत जब मेरा थॉट डेवलप होगा तो गलत ही मेरे क्या हो जाएंगे, थॉट से क्या आते मेरे, इमोशन। थॉट से क्या क्रिएट होता है, मेरा इमोशन। और इमोशन ही बाहर किसके रूप में निकल करके आते हैं या फिर किसके रूप में परफॉर्म किए जाते हैं, बिहेवियर के रूप में। आई बात समझ में, इमोशन ही किसके रूप में परफॉर्म किए जाते हैं, बिहेवियर के रूप में। क्या मैं जितनी बातें बोलूं आप लोग समझ में आ रही, उन सभी बातों को समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं। क्या मैं जितनी भी बातें अभी तक बोली है समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, आप भी, ठीक है। नेक्स्ट, एबनॉर्मल कनेक्शन इन बिटवीन न्यूरॉन, समझ गए बात को। नेक्स्ट उसके बाद इम्बैलेंस इन केमिकल ऑफ न्यूरॉन, सॉरी ब्रेन, ठीक है। और केमिकल कौन से, किनको क्या बोल रहा हूं मैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। समझ गए बात को। यहीं से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। मैं नहीं कहूंगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं समझे बात को। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि चीज आपको याद रखनी है, लेकिन मैं जो चीज जरूरी है वो जरूर पढ़ाऊंगा। समझे कि नहीं समझे बात को। अब क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, समझे कि नहीं समझे बात को। क्योंकि यहां पर 5 लोग बैठे, सभी लोगों का IQ लेवल अलग अलग है, सभी का समझने का तरीका अलग अलग है, समझे कि नहीं समझ। मैं आपके, मेरे शब्द ही आपके अंदर जाएंगे, मेरा शरीर आपके अंदर नहीं घुसेगा, समझे कि नहीं समझे। मेरा शरीर आप लोगों के अंदर नहीं घुसेगा, मेरे शब्द ही आप लोगों तक जाएंगे, तो शब्दों को एंट्री देना आपका भला हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर का जब इम्बैलेंसिंग हुई तो उससे मेरी सबसे पहले क्या इफेक्ट हुई, थिंकिंग से क्या इफेक्ट हुआ, मेरा थॉट प्रोसेस। और थॉट प्रोसेस से मेरा क्या हुआ, इमोशन। और इमोशन से मेरे क्या देखिए, बिहेवियर। समझे कि नहीं समझे बात को। यही आगे चल करके आपकी डेफिनेशन बन जाएगी, पढ़ी होगी आपने कहीं ना कहीं तो, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। यही आगे चल करके आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। दूसरा, अब यदि मैं यहां पर बात करूं कि सर आप कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे बता सकते हैं क्या जिनके अंदर अफेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसा इस लड़की ने बोला, बहुत अच्छा आंसर दिया है, ठीक है। वैसे तो इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है ग्लूटामेट, ठीक है, गाबा एंड डोपामाइन। लेकिन यदि मोस्ट कॉमन रूप से देखें तो अपन किसको असेस करते हैं, डोपामाइन को। आ गई बात समझ में। अब कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिजोफ्रेनिया के अंदर विच टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर लेवल आर इंक्रीज, डोपामाइन। ये आप लोगों ने पार्किंसन डिसीज के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझे कि नहीं समझे बात को। इसीलिए मैंने बोला है, जिनको मालूम है बोलने की कोशिश करें, समझे कि नहीं समझे बात को, क्योंकि बोलने से ही भला होता है, समझे कि नहीं समझे बात को। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत, ठीक है। अब इन जो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ जाता है तो ये केमिकल बोले जाते हैं ब्रेन के, ठीक है। इसके बाद अपने को किसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है, को बिहेवियर पे इफेक्ट देखने को मिलता है, समझ गए बात को। एक तो ये कंसेप्ट ये होगा साइंटिफिक। दूसरा, यदि मैं आपको एक वे के, कॉमन वे के अंदर समझाने की कोशिश करूं तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि किसी व्यक्ति के पास में किसी चीज का अभाव रहता है, किसी व्यक्ति के पास में, जैसे किसी बच्चे की मां मर गई, समझे कि नहीं समझे बात को, या फिर कोई बच्चा लगातार फेल होता जा रहा है,
या फिर किसी बच्चे के पास में किसी परिस्थिति के कारण किसी चीज की कमी है, समझे कि नहीं समझे, या फिर कोई लड़का या कोई लड़की अपने आप को समाज से आइसोलेटेड कर देती है, तो कुछ समय बाद तक देखने को मिलता है कि उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस मिल जाता है अपने को, समझे कि नहीं समझे बात को, कुछ समय बाद अपने को देखने को मिलता है कि उसके बिहेवियर के अंदर ऑटोमेटिक चेंज होता है। या फिर कई बार देखा होगा आपने कि एक फीमेल लेडी जो सिर्फ घर में रहती है उसकी सोच में और एक आदमी जो पूरे कवर अप करता है फील्ड को, उसकी सोच में कितना फर्क होता है, समझे कि नहीं समझे बात को। तो क्या होता है कि जैसे ये अपना ब्रेन है, समझे कि नहीं समझे बात को, समझ तो रहे ना, चित्र मेरे की देखो, मेरी चित्र बहुत खराब है, समझे कि नहीं समझे बात को, सिर्फ आप फीलिंग लेते रहना, ठीक है, उसी में आपका भला हो जाएगा। ये आपका ब्रेन है, ठीक है। अब क्या होता है कि धीरे 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 किसी चीज का अभाव होता है, किसी चीज की कमी होती है, किसी चीज की कमी को महसूस करता है, समझे कि नहीं समझे बात को। तो ब्रेन के अंदर जो न्यूरोकेमिकल या फिर जो ट्रांसमीटर्स है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर या फिर केमिकल है या फिर जो एबनॉर्मल कलेक्शन है, उनको छोड़ो, समझे कि नहीं समझे बात को। उनके साथ साथ ब्रेन की मान लो कि आप ब्रेन के अंदर क्या पड़ जाते हो, उन जो साइज है, समझे कि नहीं, ब्रेन की जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, काम में लेने से क्या होता है डेवलपमेंट, काम में नहीं लेते हो तो उनके अंदर क्या हो जाता है, उनका कंस्ट्रक्शन देखने को अपने को मिलता है, समझे कि नहीं समझ बात को। और उसके कारण अपने को क्या देखने को मिलती है, ब्रेन के अंदर एक स्प्लिंट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। समझ गए बात को, मैं किस डिसऑर्डर के बारे में बात करना चाह रहा हूं, समझ गए बात को अच्छे तरीके से, नहीं समझे लड़की, कोई बात नहीं, आप समझ गए सब लोग, नहीं समझे, ठीक है, स्प्लिंट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं यहां पर बोलूं तो चलो आपको नहीं समझ में आया तो मैं खुद ही नाम बोल देता हूं इसका, ठीक है, सिजोफ्रेनिया, समझ गए बात को। अब मैं समझाऊं, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है, या तो फिर आप दोनों अलग से समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट सिजोफ्रेनिया के बारे में यदि मैं बात करूं आपके बारे में, ठीक है, तो सिजोफ्रेनिया आज का जो आपका डिसऑर्डर रहने वाला है वो किस नाम से रहेगा, सिजोफ्रेनिया। ये समझ लो कि साइकिल जितना बड़ा इसके अक्षर जितने हैं इसके अंदर, इतना बड़ा ही इसका इंपॉर्टेंस है, जितना बड़ा इसका नाम है उतना बड़ा ही इसका इंपॉर्टेंस है। कुछ लोगों को नाम से पहचान मिलती है, कुछ लोगों को काम से पहचान मिलती है, जिनको नाम और काम दोनों से पहचान मिलती है वो लोग इतिहास बनाते हैं और उसे क्या कहते हैं, सिजोफ्रेनिया, समझ गए बात को, ठीक है। जितनी बातें इसके बारे में बोली जाए बहुत कम है, क्योंकि आज के समय का शानदार जबरदस्त प्रचलित डिसऑर्डर है, समझे कि नहीं समझे बात को। क्योंकि पूरे भारत के अंदर या पूरे भारत या विश्व के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग किस बीमारी से ग्रसित है, मेंटल डिसऑर्डर, समझे कि नहीं समझे बात को। ऑल अराउंड द वर्ल्ड 99% पॉपुलेशन आर सफर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मेंटल इलनेस, 99% लोग विश्व में किसी न किसी टाइप की मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा वो लोग आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं, समझे कि नहीं समझे, सिर्फ एक डाटा का रिकॉर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट सिजोफ्रेनिया के बारे में यदि मैं बोलूं तो यही बोलूंगा कि सीजो, ठीक है, प्लस फ्रेनिया, ठीक है, सीजो प्लस फ्रेनिया। इससे पहले इसको क्या बोला जाता, मैं पहले के नाम पर बात कर लेता हूं फिर आगे की तरफ बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसके बाद तो अपने को इसको पूरा खोलना ही है, ठीक है। तो मैं जो इसके बारे में बोलूंगा कि सबसे पहले इसका जो नाम लिया जाता था वो क्या नाम लिया जाता था, डिमेंशिया प्रीकॉक्स, समझे कि नहीं समझे बात को। सिजोफ्रेनिया इज अर्लियर नोन एज, जो मैंने ये लाइन बोली है नोन एज, यही की यही लाइन एग्जाम के अंदर आई हुई थी, समझे कि नहीं समझे बात को। सिजोफ्रेनिया इज अर्लियर नोन एज डिमेंशिया प्रीकॉक्स, समझे कि नहीं समझे। दैट नेम इज गिवन बाय, यह नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो नाम दिया गया था वो जर्मन के न्यूरो साइकेट्रिस्ट थे, जर्मन के न्यूरो साइकेट्रिस्ट थे, और क्या नाम था उसका, इमाइल क्रैपलिन, क्या नाम था उनका, इमाइल क्रैपलिन। उन्होंने 1896 के अंदर, समझे कि नहीं समझे बात को, उन्होंने 1896 के अंदर बताया कि डिमेंशिया प्रीकॉक्सिया बोलते हैं किसको, सिजोफ्रेनिया को। ये नाम बाद में आया,
ऐसे सोच के देखो कि पहले कोई बीमारी डेवलप हो गई, ठीक है, अब उनके पास में कोई नाम नहीं था, ठीक है, तो उन्होंने उसका क्या नाम दे दिया, डिमेंशिया प्रीकॉक्स। और जो डिमेंशिया प्रीकॉक्स नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, एमाइल क्रैपलिन के द्वारा। कौन से सन के अंदर, 1896 के अंदर। समझ गए बात को। अब यहां पर बात आती है सर डिमेंशिया का मतलब क्या होता है, तो डिमेंशिया का मतलब आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि लॉस ऑफ मेमोरी। डिमेंशिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। समझ गए बात को। और प्रीकॉक्स का मतलब क्या होता है, ऑनसेट। प्रीकॉक्स का मतलब क्या होता है, ऑनसेट, यानी कि मेमोरी का लॉस होना, स्टार्ट होना, उसे ही मैं क्या बोलता हूं, डिमेंशिया प्रीकॉक्स। आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आना चाहिए, ऐसा मैं मान सकता हूं। समझ गए बात को कि डिमेंशिया प्रीकॉक्स क्या होता है, किसने बताया था। हाँ जी मैडम, कोई प्रॉब्लम आ गए समझ में। अब अगर कोई पूछ ले, कोई ज्यादा ज्ञानी आएगा आपके सामने और पूछ ले कि डिमेंशिया प्रीकॉक्स को भी क्या बोलते, तो पहले डिमेंशिया प्रीकॉक्स को भी पहले क्या बोलते, तो डिमेंशिया प्रीकॉक्स आपको मालूम होगा किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेमोरी से। समझे कि नहीं समझे बात को। तो इसको पहले बोला जाता मेलेनकोलिया। इसको पहले जो बोला जाता था वो क्या बोला जाता था, मेलेनकोलिया। और यह जो नाम दिया था वो किसने दिया था, हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। समझे कि नहीं समझे बात को। दुनिया पता नहीं क्या पढ़ाती है, समझे कि नहीं समझे बात को। किसने नाम दिया था, हिप्पोक्रेट्स ने। और पहले क्या बोला जाता, डिमेंशिया प्रीकॉक्स से भी पहले मेलेनकोलिया, MELANCHOLIA। समझ गए बात को। नेक्स्ट उसके बाद में अब यदि मैं आगे की तरफ बात करूं तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि डिमेंशिया प्रीकॉक्स कैसे कैसे क्या हुआ था राम, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे की तरफ बात करें सीजोफ्रेनिया कि सर ये डिमेंशिया प्रीकॉक्स तो आपने बता दिया, ये सीजोफ्रेनिया के बारे में भी तो थोड़ा सा प्रकाश डालो, ठीक है। तो सुन प्रकाश की बात यह है कि आपको पता है कि डेवलपमेंट, ठीक है, विकास, समझे कि नहीं समझे बात को। विकास ही किसको जन्म देता है, विकास को जन्म देता है। समझे कि नहीं, आविष्कार ही विकास को जन्म देता है। जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होती चली गई, ठीक है, और इंफॉर्मेशन उनके बारे में जुड़ती चली गई, तो एक साइंटिस्ट आया, कहाँ का, स्विस साइकेट्रिस्ट था, जिसका क्या नाम था, यूजेन ब्लूलर। शाबाश, जिसका क्या नाम था, यूजेन ब्लूलर। देखिए बोलने से आपके कंसेप्ट कंफर्म होते हैं, जो नहीं बोलता है उसके कंसेप्ट कभी बनते नहीं है, और जो बोलता है उसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। समझे कि नहीं से, एक बार गलत बोलेगा, दो बार गलत बोलेगा, लेकिन तीसरी बार जरूर सही बोलेगा, और जो नहीं बोलेगा वो फिर कभी नहीं बोलेगा। समझे कि नहीं समझे बात को। तो यूजेन ब्लूलर ने 1908 के अंदर, समझे कि नहीं समझे बात को, ये इसकी स्याही आज थोड़ी ज्यादा, हाँ पतला होने तो कोई ये सही है, बोर्ड ही भर जाता है पूरा, 2 शब्द लिखते हैं पूरा बोर्ड भर जाता है, ठीक है। चलो वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सीजोफ्रेनिया, जो पहले आपने देख लिया कि इसको अर्लियर नोन एज, देखो ऊपर कह रहा का मतलब यह है कि इसको पहले क्या कहा जाता था, पहले आपको बता दिया क्या कहा जाता था, डिमेंशिया प्रीकॉक्स। समझ गए बात को। नेक्स्ट उसके बाद धीरे धीरे विकास होता रहा, धीरे धीरे रिसर्च चलते रहे, साइंटिस्ट आते रहे, उन्होंने अपने अपने तरीके से हर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो एक साइकेट्रिस्ट थे स्विस के, ठीक है, स्विस का मतलब स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो जैसे आपने नाम सुना था पहले मैक्स ब्लूलर, समझे कि नहीं समझे बात को। ऐसे यहां पर कौन था आपका, यूजेन ब्लूलर। उसने 1908 के अंदर बताया किसके बारे में, सीजोफ्रेनिया के बारे में। समझे कि नहीं समझे। द वर्ड इज कॉइंड बाई, द सीजोफ्रेनिया वर्ड इज कॉइंड बाई यूजेन ब्लूलर। समझे कि नहीं समझे बात, यूजेन ब्लूलर के द्वारा इसको खोजा गया या फिर बताया गया। तो इसने बताया कि सीजोफ्रेनिया एक क्या है, ग्रीक वर्ड है। समझे कि नहीं समझे बात को। सीजोफ्रेनिया क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। तो कभी भी ये याद मत रखना कि ये इंडियन लैंग्वेज का वर्ड है। समझे कि नहीं समझे बात को। कभी भी ये याद मत रखना कि ये इंडियन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो इसने बताया कि ये ग्रीक वर्ड है जो कि 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से, सीजो प्लस फ्रेनिया, सीजो प्लस फ्रेनिया। समझे कि नहीं समझे बात को।
अब सीजो का मतलब उसने क्या बताया था, सीजो का मतलब बताया था उसने क्या, स्प्लिट, और इसका मतलब क्या बताया था, फ्रेनिया का मतलब इसने माइंड। समझे कि नहीं समझे बात को? तो इसने क्या बताया था, सीजोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है, स्प्लिट इन माइंड, यानी कि दिमाग में दरार पड़ जाना। समझे कि नहीं समझे बात को? दिमाग में दरार पड़ जाना, इस टाइप के डिसऑर्डर्स को मैं क्या बोलता हूं, सीजोफ्रेनिया। आ गई बात समझ में? हाँ बता तो दिया, जो उसका डेवलपमेंट नहीं होता, विकास नहीं होता है, तो उसके जो ब्रेन का जो, वो भी बताऊंगा आगे चल करके, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया। समझे कि नहीं? ब्रेन का दरार का मतलब कि उसकी सोच का दायरा वहां पर रुक जाता है। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, दिमाग में दरार पड़ जाना, समझ गए बात को? और भी अगर यदि किसी को देखना हो तो एक MRI करवाना, CT स्कैन करवाना, जब साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर लग जाओ फिर देखते रहना आराम से। समझे कि नहीं समझे? अभी जो थ्योरी के अंदर जी दिया गया आपकी जो साइंटिस्ट के द्वारा, रिसर्चर के द्वारा, वो यही बताया गया है कि सीजोफ्रेनिया का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, स्प्लिट इन माइंड, यानी कि ब्रेन के अंदर दरार पड़ जाना, उसे मैं क्या बोलता हूं, सीजोफ्रेनिया बोलता हूं। आ गई बात समझ में? नाम क्लियर हो गया, सीजोफ्रेनिया क्या होता है, किसने दिया। समझे कि नहीं समझे बात को? नाम क्लियर हो गया और किसने दिया। नेक्स्ट उसके बाद में यदि सीजोफ्रेनिया के बाद में यदि बात करूं आपके सामने, तो दूसरी मैं यही बात बोलूंगा कि सीजोफ्रेनिया कि पहला आपको इंट्रोडक्शन दे दिया अबाउट नेम, समझे कि नहीं समझ? नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं इसकी प्रीवेलेंस रेट के बारे में बात करूं, ठीक है, यदि मैं इसकी प्रीवेलेंस रेट के बारे में बात करूं, तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एम्स रायपुर के अंदर कि कितने लोगों को अफेक्ट करता है, तो 1 से लेकर के 5 पीपल अफेक्ट होते हैं इन टोटल 1000 पॉपुलेशन। समझे कि नहीं समझे बात को? 1000 लोगों पर 1 से लेकर के 5 तक लोग अफेक्ट होते कौन सी बीमारी से, सीजोफ्रेनिया से। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर यदि सेक्स रेशो देखा जाए कि किसके अंदर ये ज्यादा पाया जाता है, मेल या फीमेल के अंदर। समझे कि नहीं समझे बात को? तो यदि सेक्स रेशो देखा जाए तो ऐसा कोई भी इसका एक आइडेंटिफाइड, एक क्लासिफाइड वर्गीकरण नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च के अंदर, बहुत सारी कहीं थीसिस के अंदर आपको कहीं मेल मिलेगा, कहीं फीमेल मिलेगा। समझे कि नहीं समझे बात को? लेकिन एक रिसर्च रिकरेंट स्टडी के आधार पर या फिर करंट कंसेप्ट के आधार पर बताया गया है कि 1:1, समझे कि नहीं, 1:1 के अनुपात में पाया जाता है, किन के अंदर, मेल एंड फीमेल के अंदर। समझ गए बात को? नेक्स्ट यदि इसके केस के बारे में यदि बात करें, ठीक है, तो अपने इंडिया के अंदर या फिर जैसे बाहर के अंदर बात करें, तो टोटल पेशेंट यदि किसी हॉस्पिटल के अंदर, साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होते हैं, उसमें से 15 से लेकर के 18 पेशेंट किसके भर्ती होते हैं, सीजोफ्रेनिया। आई बात समझ में? यदि कहीं पर 100 लोगों का आज IPD के अंदर क्या हुआ है, एडमिशन हुआ है, समझे कि नहीं समझ बात को, तो उसमें से 15 लोग आपके पास में किससे सफर करते हुए आएंगे, सीजोफ्रेनिया से। समझ गए बात को? नहीं समझी? इन पेशेंट डिपार्टमेंट 15% बोल रहा हूं मैं, 15% नहीं बोल रहा। हाँ तो 15%, ठीक है, तो यानी कि ऐसे मान लो कि 15 लोग हैं जो किसके आएंगे आपके पास में, सीजोफ्रेनिया के होंगे। समझ गए बात को? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं इसकी किसकी बात करूं, रिस्क फैक्टर की बात करता हूं, ठीक है, तो इसके बारे में एक सबसे बड़ी बात यह बोली जाती है कि यह बहुत सीवियर डिसऑर्डर है और बहुत बैड डिसऑर्डर है। यदि इसको सही टाइम के ऊपर, यदि इसका सही टाइम पर प्रोग्नोसिस या फिर डायग्नोसिस नहीं किया जाए तो इसके अंदर रिकवरी नहीं होती। आई बात समझ में? वेरी बैड डिसऑर्डर है और वेरी सीवियर, वेरी बैड और वेरी सीवियर। यदि इसको टाइमली यदि डायग्नोस नहीं किया जाए, समझे कि नहीं समझे बात को, तो क्या हो सकता है, इसकी रिकवरी नहीं देखने को अपने को मिल सकती है। समझ गए बात को? नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करूं, तो रिस्क फैक्टर के बारे में यदि बात करें तो सबसे पहले यही चीज आएगी कि सर रिस्क फैक्टर
रिस्क फैक्टर कभी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर नहीं होते। समझे कि नहीं समझे बात को? रिस्क फैक्टर का मतलब यह है कि यदि इन सभी फैक्टर्स को यदि आगे अभी तक नहीं रोका गया तो दे में लीड टू द डिसीज। समझे कि नहीं समझे? दे में लीड टू द डिसीज, यानी कि कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है, ठीक है, तो यदि वह लगातार करता रहेगा, समझे कि नहीं समझे बात को, तो उसको लास्ट में जाकर के क्या होगा? कैंसर होगा। लेकिन रिस्क फैक्टर किसने बढ़ा दिए थे? आपके स्मोकिंग ने। समझे कि नहीं समझे बात को? यदि वह लगातार करता रहेगा तो, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमनली इसके जो रिस्क फैक्टर है या फिर मोस्ट कॉमनली सीन इन, मुझे जो मोस्ट कॉमनली सीन इन किसके अंदर होता है? लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के जो फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर जो लोअर इकोनॉमिक स्टेटस होता है जिन लोगों का, उन लोगों के अंदर ये मेनली देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉज है इसका, रिस्क फैक्टर है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। समझे कि नहीं समझे बात को? कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ सिजोफ्रेनिया, उसके अंदर जो आपका ए पर ऑप्शन है उसी में ही था ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। समझ गए बात को? नेक्स्ट उसके बाद दे बिलोंग फ्रॉम पुअर फैमिली, जो कहां से बिलोंग करते हैं? फ्रॉम पुअर फैमिली, यानी कि गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि उनका लो जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो पहले ही लो होगा। समझ गए बात को? नेक्स्ट जो लोग स्लम एरिया से, स्लम एरिया, स्लम एरिया का मतलब है झुग्गी झोपड़ी वाले। समझे कि नहीं समझे? फिल्म देखी थी स्लम डॉग मिलेनियर, समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, तो जो लोग झुग्गी झोपड़ियों से बिलोंग करते हैं या फिर जहां पर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो वहां पर ये उन लोगों के अंदर मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर पाई जाती है किस टाइप की डिसऑर्डर होने की? सिजोफ्रेनिया होने की। ठीक है, नेक्स्ट लार्ज फैमिली साइज, लार्ज फैमिली साइज या फिर अनडिजायरेबल नीड्स, अनडिजायरेबल नीड्स या फिर सोशली आइसोलेटेड इंडिविजुअल। समझे कि नहीं समझे बात को? सोशली आइसोलेटेड इंडिविजुअल। अब देखो मेरी बात सुनो, जो मैंने शुरुआत में बोला था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का अभाव रहता है। समझे कि नहीं समझे बात को? कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का अभाव मिलता है, यानी कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। जब एक गरीब का बच्चा अमीर के बच्चे को देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आ गया डिफरेंट? समझे कि नहीं समझे बात को? नेक्स्ट उसके बाद एक स्लम एरिया, एक जो झुग्गी झोपड़ी वाला किसी के महल के अंदर रहता देखेगा। भगवान ने सोचना सबको दिया है। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, नेक्स्ट लार्ज फैमिली, एक परिवार है। पहले भारत के अंदर प्रथा होती थी कहाँ? संयुक्त परिवार की प्रथा। समझे कि नहीं समझे बात को? अब किसी परिवार के अंदर 16 से 20 लोग रहते हैं। ठीक है, अब जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी तो सुन ली जाती है, लेकिन छोटे या दूसरे जो कमाता नहीं है उसकी नहीं सुनी जाती। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में अनडिजायरेबल नीड्स, यदि किसी की डिजायरेबल नीड्स कंप्लीट नहीं होती है तो। नेक्स्ट उसके बाद सोशली आइसोलेटेड इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति किसी डिसीज के कारण या किसी एक अनएक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर के कारण समाज से आइसोलेटेड हो जाता है या फिर उसको कर दिया जाता है, तो भी अपने को उन सभी लोगों के अंदर क्या देखने को मिल सकता है? सिजोफ्रेनिया, यदि उनको समय पर किसी भी प्रकार की काउंसलिंग या गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करा गया या फिर ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करा। क्या बात, तबीयत खराब हो रही है? पहले जगह जाके वहां जा, पीछे क्या बैठेगी फिर? वही हम तो बोलेंगे पढ़ेंगे, वहां से ठीक हो जाएगा सड़क। हाँ तो पंखे के नीचे कर ले कुर्सी। देख नहीं समझे बात को? तो ये क्या है? आपके रिस्क फैक्टर्स हैं जो किसको एग्रीवेटेड करते हैं? आपके सिजोफ्रेनिया को। यदि टाइमली यदि इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो। अब ये आप समझ सकते हो आराम से कि देखो लार्ज फैमिली साइज होती है, छोटे बच्चों की नहीं सुनी जाती, या फिर जो कमाता नहीं है उसकी नहीं सुनी, या फिर आप चलो लार्ज फैमिली छोड़ो, आपके घर परिवार में सबके लोग 4-5 सदस्य रहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका भाई यदि छोटा नहीं कमाता होगा तो उसको जो भी आए वो बजा के चला जाता है या कुछ भी बोल के चला जाता है, तो उसके दिमाग पर फर्क नहीं पड़ता है। समझे कि नहीं? कुछ समय बाद आपको देखने को मिलेगा कि उसका बिहेवियर इरिटेटेड हो जाता है। समझे कि नहीं समझे बात को? उसका बिजारे बिहेवियर हो जाता है, उसकी थिंकिंग का प्रोसेस अलग हो जाता है, उसका थॉट प्रोसेस अलग हो जाता है। देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है?
समझे कि नहीं समझे बात को। या फिर जो स्लम एरिया के से बिलोंग करते हैं लोग, वो अपनी कॉपी करते हैं या फिर कुछ अलग तरीके का बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, उनकी हरकतें आपने देखी होगी। समझे कि नहीं समझे बात को। तो ये सारे के सारे क्या है, रिस्क फैक्टर है जो किसको एग्रीवेटेड कर रहे हैं, आपके सिजोफ्रेनिया को। समझ गए बात को। नेक्स्ट उसके बाद में यदि इसकी ईटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में यदि बात करूं तो ईटियोलॉजिकल फैक्टर देखिए, सिजोफ्रेनिया बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, ठीक है। सिजोफ्रेनिया क्या, या कोई भी बड़ा डिसऑर्डर है, उसकी किसी की भी एग्जैक्ट ईटियोलॉजी मालूम नहीं है। समझे कि नहीं समझे बात को। एग्जैक्ट ईटियोलॉजी किसी की मालूम नहीं होती, लेकिन फिर भी जैसा बुक्स के अंदर लिखा हुआ है या फिर कुछ रिसर्च स्टडीज से मालूम हुआ है, तो कुछ आपको ईटियोलॉजिकल फैक्टर है जो यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि रिस्क फैक्टर जैसे ही सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करूं मैं किसकी, ईटियोलॉजिकल फैक्टर की। तो सबसे पहले यदि मैं ईटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में, बायोलॉजिकल कोज। समझे कि नहीं समझे बात को, यहाँ पर बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। बायोलॉजिकल कोज या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल कोज या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर जैसा आपने पढ़ा था कि जैविक प्रक्रिया जो हमारे ब्रेन के अंदर, समझे कि नहीं समझे बात को, जो हमारे ब्रेन के अंदर क्या हो रहा था, केमिकली इम्बैलेंस प्रेजेंट हो रहा था। और कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का, डोपामाइन का। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का, डोपामाइन का। तो इसके अंदर जो आपको बायोलॉजिकल कोज के अंदर देखने को मिलेगा वो किसका लेवल देखने को मिलेगा, इंक्रीज डोपामाइन। समझ गए बात को। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं बात करूं क्रोमोसोमल कोज, क्रोमोसोमल कोज, क्रोमोसोमल कोज के अंदर यदि मैं बात करता हूं, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम्स के अंदर एबनॉर्मलिटी होने के कारण, समझे कि नहीं समझे बात को। तो यहां पर मैं बात करूं तो जिसमें आपका मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक और हेरिडिटरी, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। तो मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं, सॉरी डाइजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं, उनके अंदर 47% रिस्क होती है किसकी, सिजोफ्रेनिया प्रेजेंट होने की, डाइजाइगोटिक में। एक बार देख लेंगे बाद में, ठीक है। अभी आप याद रखो, मोनोजाइगोटिक के अंदर कितनी है, 47%। नेक्स्ट डाइजाइगोटिक के अंदर कितनी है, 12%। समझे कि नहीं समझा। और हेरिडिटरी में भी कितनी परसेंट रिस्क है, 12%। ये परसेंटेज इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि एक बार पूछी जा चुकी है। समझे कि नहीं समझे बात को। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये जेनेटिक होती है या नहीं होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि न्यूरॉन का डेवलपमेंट कब होता है, जब बच्चा पेट में होता है। समझे कि नहीं समझे बात को। न्यूरॉन का डेवलपमेंट कब होता है, जब बच्चा पेट में होता है। और एक बार न्यूरोनल स्ट्रक्चर्स यदि डैमेज हो जाती है, वापस से उनको रिकवर नहीं किया जाता। समझे कि नहीं समझे बात को। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कहा यह जाता है कि यदि किसी बच्चे के दोनों मम्मी पापा यदि अफेक्ट रहते हैं तो उन दोनों के जो बच्चा होगा उसके अंदर 40 से 60% रिस्क रहती है कि उनके जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर सिजोफ्रेनिया प्रेजेंट हो। समझ गए बात को, उनके अंदर सिजोफ्रेनिया प्रेजेंट हो। ये क्या था आपका, कौन सा था, बायोलॉजिकल कोज, और दूसरा आपका क्रोमोसोमोलॉजिकल कोज है। सिंगल उसमें रिस्क कम रहती है। समझे कि नहीं समझ, उसमें रिस्क कम रहती है क्योंकि यहां पर देखो दोनों के अंदर है प्रेजेंट, तो चांस बढ़ गए। समझे कि नहीं समझा। अब देखो मेरी बात कि सिंगल पेरेंट्स के अंदर हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि उसकी, अब देखो जब बच्चा वुम्ब के अंदर होता है, ठीक है, जब बच्चा वुम्ब के अंदर होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है, डीएनए। समझे कि नहीं समझे। वो कहां से मिला, उसके माया बाप से, ठीक है। तो उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम, तो जेनेटिक के अंदर तो पहले ही डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुका है। पहली बात ये मान सकते हो कि नहीं मान सकते, ठीक है। उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर पहले ही एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट हो चुकी है। अब क्या होगा कि जब बच्चा जन्म लेगा धीरे धीरे, अब यदि बच्चा उस रिस्क फैक्टर के अंदर अपने आप को एग्रीवेट करता है, समझे कि नहीं समझे बात को, या फिर टाइमली लेटली, ये कभी भी साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करा सकता है। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई, समझे कि नहीं समझ बात को। जैसे कि मान लो कि एक सिंगल पेरेंट है, कोई भी है, ठीक है, उसको सिजोफ्रेनिया है। अब उसके बच्चे के अंदर माँ बाप के गुण ट्रांसफर होंगे, समझे कि नहीं। और जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक मटेरियल के रूप में हम किसको बात करते हैं, डीएनए को।
ठीक है। अब डीएनए के अंदर, ठीक, अब जेनेटिक क्रोमोसोम जाएंगे, समझे कि नहीं समझे बात को। अब क्रोमोसोम तो क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया पहले ही, समझे कि नहीं समझे बात को, क्रोमोसोम एबनॉर्मल हो गया। अब वो बच्चा जन्म लेगा, समझे कि नहीं समझ। अब यदि उस बच्चे को किसी एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रखा जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर के अंदर बताए थे, तो हो सकता है कि उसके अंदर साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस हो, लेटली प्रोड्यूस हो, समझे कि नहीं समझे बात को। और अगर नहीं हो तो टाइम और ज्यादा भी लग सकता है, समझे कि नहीं समझे बात को, आ गई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं आगे की तरफ चलूं, आप और आगे, ठीक है, तो ये कौन सा आपका हो गया, बायोलॉजिकल कोज और क्रोमोसोमल कोज। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं साइकोलॉजिकल कोज के बारे में बात करूं, कौन सा कोज, साइकोलॉजिकल कोज। साइकोलॉजिकल कोज के बारे में यदि बात करूं तो साइकोलॉजी यानी कि कहां से संबंधित है, आपके मेंटल से। कौन से प्रोसेस से संबंधित है, आपके मेंटल प्रोसेस से संबंधित है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति स्ट्रेस के अंदर रहता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी स्ट्रेस के अंदर रहता है तो स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, when we unable to control our emotion, when we unable to control our emotion, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने unable to control emotion, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके कारण वो किसके अंदर चला जाता है, स्ट्रेस के अंदर चला, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में दूसरी जो इसकी स्टेज आती है वो कौन सी आती है, डिस्ट्रेस। वी फील सैड व्हेन वी इन स्ट्रेस, यानी कि कोई ऐसी एक कंडीशन जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है क्या, स्ट्रेस, उसे मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्ट्रेस। यानी कि जब हम दुखी होते हैं, समझे कि नहीं समझे बात को, जब हम दुखी होते हैं तब हमारे ऊपर जो प्रोड्यूस होता है क्या, स्ट्रेस, उसे मैं क्या बोलता हूं, डिस्ट्रेस, समझे कि नहीं समझे बात को। व्हेन वी फील सैड एंड व्हेन वी इन स्ट्रेस, समझे कि नहीं समझे बात को। जब हम सैड होते हैं तब हम क्या होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, तो उस कंडीशन यानी कि किसी कंडीशन के कारण मैं क्या हूं, दुखी हूं, ठीक है। मेरा पेपर के अंदर रिजल्ट खराब आया, समझे कि नहीं समझे बात को, उसके कारण मैं क्या हो गया, सैड हो गया, और उस परिस्थिति के कारण मैं क्या आ गया, स्ट्रेस के अंदर चला गया, तो उसे मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्ट्रेस बोल रहा हूं, समझ गए बात को। एक तीसरी कंडीशन आती है आपकी कौन सी, यू स्ट्रेस। एक तीसरी कंडीशन कौन सी आती है आपकी, यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट ऑफ गोल, अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट ऑफ गोल, समझे कि नहीं समझे बात को, कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं कि मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा बस किसी भी तरीके से, समझे कि नहीं समझे बात को, पेपर के अंदर सिर्फ 130 क्वेश्चन है जो सही हो जाए, जिससे कि मेरा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, समझे कि नहीं समझे, जिससे मेरा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए मेरी कैटेगरी के हिसाब से, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। लेकिन क्या हो कि भगवान या सरस्वती माता की कृपा आपके ऊपर इतनी हो कि आपके नंबर आ जाए उसमें कितने, 185, और आप आ जाओ ऑल इंडिया एम्स के अंदर फर्स्ट रैंक, तो अब आपकी खुशी का कोई ठिकाना रहेगा, समझे कि नहीं समझे, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। यानी कि अनएक्सपेक्टेड, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, समझे कि नहीं समझे। आपने क्या सोचा था कि मेरे 130 क्वेश्चन सही हो जाए, बस मेरा किसी भी तरीके से सिलेक्शन हो जाए, समझे कि नहीं समझे बात को। लेकिन आपका जब रिजल्ट आया तो उसमें देखा आपने, अरे मेरे तो 185 चाहिए और आप कहाँ हो, फर्स्ट रैंक में, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। तो ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट ऑफ गोल, ये समझ गए बात को, ठीक है। तो ये सारी की सारी साइकोलॉजिकल जो कंडीशंस है वो भी किसको कोज कर सकती है, आपके सिजोफ्रेनिया को। आपको याद रखना चाहिए कि टॉपिक क्या चल रहा है, समझे कि नहीं समझे बात को, लास्ट तक भी यही चीजें चलेंगी, तो आपको याद में रहना चाहिए कि टॉपिक क्या चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आपकी जो आगे चल करके और आते हैं आपके, अरे बार बार यही आ जाता है, ठीक है। पहला कौन सा पढ़ा आपका, बायोलॉजिकल कोज, फिर दूसरा क्रोमोसोमोलॉजिकल, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पढ़ा आपने साइकोलॉजिकल, समझे कि नहीं समझा। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं आगे की तरफ चल के बात करूं तो मैं बात कर सकता हूं मैटरनल डेप्रीवेशन, मैटरनल डेप्रीवेशन। अब मैटरनल डेप्रीवेशन के अंदर क्या होगा कि या तो किसी बच्चे की मां की डेथ हो जाए बचपन में ही, समझना मेरे शब्दों को,
समझे कि नहीं समझे बात को, या तो उसकी माँ उसकी छोड़ के चली जाए, समझे कि नहीं समझे बच्चे को, ठीक है, या उसकी माँ की डेथ हो जाए बचपन में ही। तो बच्चे का आपको सभी लोगों को पता है, जिसकी माँ नहीं होती उसे क्या कहते हैं, अनाथ, समझे कि नहीं समझे। बाप नहीं होता जब भी अनाथ कहते हैं, लेकिन माँ फिर भी पाल लेती है, समझे कि नहीं समझे बात को। लेकिन जिस बच्चे के माँ नहीं होती उसका विकास उतना नहीं होता जितना होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे बात को। और फिर माँ तो माँ होती है, समझे कि नहीं समझे बात का, ठीक है। तो मैटरनल डेप्रीवेशन यानी कि या तो उसकी मदर है जो वहां से छोड़ करके उसको चली गई, ठीक है, दूसरे के साथ में चली गई, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आप लोगों को भी पता होगा कि ऑर्फेन या अनाथालय या फिर आश्रमों के अंदर क्या होता है, समझे कि नहीं सब। ये सारी कंडीशन से बता रहा हूं मैं आप लोगों का, आपका आईक्यू लेवल बढ़ना चाहिए इसी के साथ में, कि क्या क्या कंडीशन होती है जिसके कारण से उस बच्चे का पर क्या बीती होगी, जिसके कारण से मुझे सिजोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम देखने को मिले। मैं नहीं चाहता कि आप टीप टीप करके कोई चीज समझे, क्योंकि एग्जाम के अंदर बैठोगे तो आपके सामने अलग अलग कंडीशंस के पेशेंट दिए होंगे। आप यदि एक ही कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप मात खा सकते हो, समझे कि नहीं समझे बात को। तो इसलिए आपको सभी तरीके से चीजों को समझनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में या किसी की मदर की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, मदर डेथ इन चाइल्डहुड। अब चाची के भरोसे छोड़ के चली जाएगी, समझे कि नहीं समझे बात को। चाची, मौसी, ताई, दादी, क्या वो इतना स्नेह प्यार रख पाएगी बच्चे से जितना माँ कर पाती है, समझे कि नहीं समझे बात को। नेक्स्ट उसके बाद में यदि किसी माँ का अपने बच्चे के प्रति लव ही ना हो, प्यार ही ना हो, जैसे आजकल की माएँ जो बन रही हैं, समझे कि नहीं समझा, उनका अपने बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार का मोह नहीं होता है। कोई कचरे के डिब्बे में छोड़ के चली जाती है, समझे कि नहीं समझे बात को, कोई कटीली झाड़ियों के अंदर छोड़ के चली जाती है, कोई रोड पर पटक जाती है, कोई नाली में फेंक देता है, समझे कि नहीं समझे बात को। लेकिन पहले की माओं में और आज की माओं में कितना फर्क है, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। तो अब या फिर लेक ऑफ लव एंड अफेक्शन टू द चाइल्ड, यानी कि अपने बच्चे के प्रति, समझे कि नहीं समझे बात को। या फिर आप समझ के देखो आपके परिवार में, या फिर आप खुद कितने लोग हो, 3 बहन भाई हो, समझे कि नहीं समझे बात को। अब आप 3 बहन भाई हो, ठीक है, अब 2 बहन भाइयों की तो अच्छे से सुनी जाती है, लेकिन तीसरा नहीं पढ़ता है नहीं लिखता है, समझे कि नहीं समझे बात को, तो उसकी तीसरे की नहीं सुनी जाती है। मान लो कि आपका जब मार्च के अंदर सेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, तो सब पहले के टाइम में होता था नया बैग लेकर आना है, नई कॉपी किताब लेकर आना है, नया जिल्द चढ़ानी है, समझे कि नहीं समझे बात को। तो उस टाइम क्या होता था, जो होशियार थे, जिनका फर्स्ट रैंक बनती थी या फर्स्ट से पास हो जाते थे, उनको तो बड़े खुशी खुशी से 300 रुपये वाला बैग, पोकोमैन वाला बैग दिला दिया जाता था, समझे कि नहीं समझे बात को। और जो बेचारा कोई मेरे जैसा था, ठीक है, जो पढ़ने में कमजोर था, ठीक है, उसको क्या दिया जाता था, झोला दिया जाता था, समझे कि नहीं समझे बात को, उसको क्या दिया जाता, झोला दिया जाता। अब क्या होगा, उन चीजों का इफेक्ट बढ़ेगा कि मेरे माँ बाप या मेरी माँ है जो मेरे से क्या करती है, प्रेम या प्यार नहीं करती, समझे कि नहीं समझे, तो उसका इफेक्ट उसके माइंड के लेवल पर, आईक्यू लेवल पर देखने को मिलेगा, समझे कि नहीं समझे। और ब्रेन के जब केमिकल के अंदर चेंजेस हो सकता है एबनॉर्मल, उसे ही मैं क्या बोल रहा हूं, सिजोफ्रेनिया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बात को। नेक्स्ट उसके बाद मैटरनल डेप्रीवेशन के बाद में यदि मैं बात करूं, ओवर प्रोटेक्शन विद चाइल्ड, ओवर प्रोटेक्शन विद चाइल्ड, या फिर ओवर स्ट्रिक्टनेस विद चाइल्ड। अब आप लोगों ने पता होगा कि आप लोग सब ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज मैडम मोबाइल मत चला क्लास के बीच में, इसका मतलब टीचर के अंदर कमी है। यदि कोई स्टूडेंट का पढ़ाई में दिमाग नहीं चल रहा है या ध्यान नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब 100% टीचर में कमी है। ऐसा कौन बोलेगा, वही लोग बोलेंगे जिनको ये मालूम नहीं होगा कि टीचर पढ़ा रहा है इतनी देर से, समझे कि नहीं समझे बात को। स्टूडेंट पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा, समझे कि नहीं समझे बात को। और फिर बाद में ये जवाब होता है कि समझ में नहीं आ रहा, बाद में यही जवाब होता है, क्योंकि ये चीजें देखो मैडम, ये कोई खाना नहीं है, इसको मैं इंटरेस्टिंग बना दूंगा, ये कोई सलाद नहीं है इसमें और मिर्च मसाला डाल के मैं पेश कर सकता हूं। ये चीजें वही हैं जो आपको जिताने के लिए आई जा रही है। मैं सिजोफ्रेनिया को 15 मिनट के अंदर भी खत्म कर सकता हूं, समझे कि नहीं समझे बात को। आप लोगों के डायरेक्टर जो जीआरवी के अंदर आप बैठे हो, इसका उद्देश्य क्या है कि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराया जाए, जिससे आप कहीं भी अपने आप को सेंटर लेवल के इंस्टीट्यूट के अंदर जब एस्टेब्लिश करो, तो अपने आप को पूरे हक के साथ और दावेदारी के साथ में बोल सको कि मैं जीआरवी से पढ़ करके आई हूं, मेरे पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, समझे कि नहीं समझे बात को। नहीं तो पढ़ तो आप घर ही लेते,
पढ़ तो आप घर ही लेते, फिर यहाँ आने की जरूरत क्या है? समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, मेरे शब्द कोई भी हो, मेरा इंटेंस कैसा भी हो, लेकिन निष्कर्ष सही निकलेगा, हमेशा पॉजिटिव सोचना। समझे कि नहीं? ऐसा नहीं सोचना सर ने हमसे 2 बात कह दी तो मैं कल से नहीं आऊं। इसी में आपका फायदा है, नहीं तो नुकसान बहुत है आपका। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है। नेक्स्ट, ओवर प्रोटेक्शन विद चाइल्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग जो अपने जिनके माँ बाप नौकरी लग जाते हैं, वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, आस पड़ोस के लोगों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? कि किसी का बच्चा आजकल लगे जैसे लोगों को गेम खेल रहे हैं, समझे कि नहीं समझे बात को? बेटा 10 बज गए, साइड हो, तेरा पढ़ने का टाइम होगा। बेटा 11 बज गए, खेलने का टाइम होगा। बेटा 5 बज गए, मम्मा 5 मिनट, नहीं 5 बज गए, चल। समझे कि नहीं समझे बात को? ओवर स्ट्रिक्टनेस, यानी कि बच्चे के ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाना और उनको ओवर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, ये भी बच्चे के मेंटल लेवल को अफेक्ट कर सकते हैं। क्या समझ पा रहे हो? ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं, ये कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? समझे कि नहीं समझे बात को? धीरे धीरे उन सभी लोगों को अफेक्ट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है। ओवर प्रोटेक्शन विद चाइल्ड, यानी कि बच्चे को कोई भी काम कर रहा है, बेटा नहीं मिट्टी में नहीं खेलने देते। समझे कि नहीं समझे? बेटा मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी जैसा हो जाएगा, समझे, काला हो जाएगा। ठीक है। या फिर किसी के साथ खेलने के लिए जाता है या फिर कहीं जाता है तो नहीं, साथ जाऊंगी मैं तेरे, समझे कि खेलने भी जाएंगे तो बच्चे के साथ जाएंगे। अब बच्चा अपने आप तो कुछ कर ही नहीं सकता, सब कुछ तो आपने क्या करवा रहे हो, उसके साथ जा जाके करवा रहे हो, तो बच्चा इंडिपेंडेंट कब होगा? समझे कि नहीं समझो? बच्चा कभी इंडिपेंडेंट नहीं होता है, और जो इंडिपेंडेंट नहीं होता फिर वो कभी इंडिया में अपना नाम रोशन नहीं कर पाता। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में यदि मैं बात करूं, इन दोनों का मतलब समझ गए, ओवर स्ट्रिक्टनेस एंड ओवर प्रोटेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में रिकरेंट चेंज इन जॉब, रिकरेंट चेंज इन जॉब, यानी कि बार बार कोई बेचारा एक ऐसा एम्प्लॉय है, वो बार बार जॉब चेंज हो रही है उसकी किसी ना किसी कारणवश, कि 2-3 महीने यहाँ आया फिर उसका दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है। या फिर अभी जैसे कोविड के कारण आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, एम्प्लॉयज को हटा दिया गया। समझे कि नहीं समझे बात को? तो अब उनको फिर दोबारा कहीं जॉब लेनी पड़ी। अब उन्होंने उस टाइम तो ले ली, समझे कि नहीं समझे बात को, लेकिन फिर दोबारा से उनको अब हटना पड़ रहा है या फिर हटाया जा रहा है, स्क्रूटनिंग की जा रही है कंपनी के द्वारा। जैसा हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा आपने, जब कोविड का टाइम चल रहा था तो उस टाइम नर्सिंग स्टूडेंट को भी 20-20 हज़ार की सैलरी पे रख लिया गया था। समझे कि नहीं समझे बात को? 20-20, 25-25 हज़ार की सैलरी पे रख लिया गया। ठीक है। वो होम केयर के अंदर मिले थे 75,000। ठीक है। तो अब क्या हो रहा था, उस टाइम उनको जरूरत थी। ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, उनकी स्क्रूटनिंग की जा रही है। समझे कि नहीं? अब उनको हटाया जा रहा है। अब वो कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो उनको ना तो इतना पैसा मिलेगा, पैसा कम मिलेगा और काम भी ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है, या फिर वो अपने आप को फिर एडजस्ट ना करे, फिर वहाँ पर काम करते करते उसको भेज दे भाई फोर्टिस हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच गुड़गांव के अंदर है, फिर भेज दे उसको मोहाली के अंदर, फिर भेज दे उसको पंजाब के अंदर। समझे कि नहीं समझे बात को? रिकरेंट चेंज इन जॉब, या तो एक फील्ड के अंदर, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। क्योंकि देखो आज एक बात होता है, मेरा काम यहाँ पर टीचिंग का है, समझे कि नहीं समझे बात को? अब कल को कोई मेरे से रिसेप्शन पे बैठ करके काम करने की कहे, परसों मेरे से कोई यहाँ कहे कि भाई आप मार्केटिंग करो, परले दिन कहे कि भाई आप स्कूलों के अंदर जाकर के प्रमोट करो बच्चों को कि हमारे कोचिंग के अंदर एडमिशन। समझे कि नहीं समझे बात को? तो बार बार उसका क्या होगा, जो मेन फोकस है वहां से तो उसका ध्यान हट जाएगा। समझे कि नहीं समझ तो रहे हो ना बात को? रिकरेंट चेंज इन जॉब। नेक्स्ट, उसके बाद में यदि मैं बात करूं आपकी 8वें नंबर की बात करूं, तो फिजिकल प्रॉब्लम के अंदर यदि बात करूं, ठीक है, ये सोशियो कल्चरल के अंदर बात करूं तो आपकी क्या आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सोशियो कल्चरल कोज के अंदर बात करूं तो कुछ हमारी सोसाइटी के कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, या फिर जैसे लड़कियां हैं, समझे कि नहीं समझे बात को, लड़कियों को पढ़ने नहीं देते। समझे कि नहीं समझे बात को? कुछ लड़कियां होती है, जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी गीता फोगाट और बबीता फोगाट वाली, समझे कि नहीं समझे बात को, दंगल। ठीक है। तो वो अपनी बच्चियों को कैसे कुश्ती पे सिखाता है, शुरुआत में उसकी कितनी क्रिटिसिज्म होती है, कितनी आलोचनाएं करते हैं लोग कि बेटियां को अखाड़े में नहीं जाती। समझे कि नहीं समझे बात को? तो ऐसे हमारे समाज में कुछ अवधारणाएं हैं, समझे कि नहीं समझे बात को? तो वो भी क्या करती है, अब जैसे मोस्टली अफेक्ट किनको होना पड़ता है, फीमेल्स को, क्योंकि उनको परमिशन नहीं होती। पहले नर्सिंग के अंदर लड़कियों को एडमिशन नहीं लेने दिया जाता था, उनको गांव से बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता था, 8वीं पास पे लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, उनको ये बोला जाता कि ससुराल ही तेरा सब कुछ है। समझे कि नहीं समझे बात? तो बहुत सारी ऐसी चीजें उनको बताई जाती थी जिनसे बेचारी का मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता था कि वो भी आगे चल करके कुछ कर सकती है। लेकिन कुछ कैसा किया,
एम्स ने ऐसा किया कि उनको सबको प्रमोट कर दिया, 80-20 का रेशो लगा दिया। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, उसने महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया कि 80-20 का रेशो लगा दिया। ये तो गलत बात है नहीं? ठीक है, फाइनेंशियल देखो, अगर एक बात बताओ, 80-20 का रेशो लग गया, 80% महिलाएं यदि क्या बनेगी, नर्सिंग ऑफिसर बनेगी, 20% लोग क्या बनेंगे, मेल बनेंगे, तो 20% की शादी तो किससे हो जाएगी, उनसे हो जाएगी सिलेक्टेड से, बाकी 60% कहां जाएगी? समझ में आ रही बात को? 20% तो वेल सेटल्ड फैमिली के अंदर मैरिज कर लेगी, 60% कहां जाएगी? अदर फील्ड की बात सुन मेरी बात, ठीक है, कि दूसरी बात ये नर्सिंग वालों को लेता नहीं है कोई, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब कोई लड़की अपने आप में महीने के 70,000 रुपए कमाएगी तो वो 35,000 कमाने वाले हस्बैंड को क्यों एक्सेप्ट करेगी? सवाल यहां है, समझे कि नहीं समझे बात को? एक बीटेक करने के बाद एक व्यक्ति को कितनी सैलरी मिलती है कंपनी के अंदर? 25,000, 30,000। बीटेक प्रोफेशनल कोर्स है, सब मानते हैं, समझे कि नहीं समझे बात को? लेकिन 35,000, 40,000, 50,000 वाले आदमी को क्यों एक्सेप्ट करेगी जब उसकी सैलरी खुद की 80,000 है? टीचर कहां देखेगी? सेकंड ग्रेड का, समझे कि नहीं समझे बात को? थर्ड ग्रेड वाले कहां जाएंगे? समझे? क्योंकि देखो समाज में सभी का लेवल इंप्रूव होता है और सभी अपने सोशल लेवल के हिसाब से एडजस्ट होते हैं, समझे कि नहीं समझे बात को? भावनाओं में मत बहो, साइंटिफिक बात कर रहा हूं, बहुत समझो, समझे कि नहीं समझे बात को? भाई नर्सिंग में आपको इक्वलिटी रखनी बहुत जरूरी है। यदि आपने फीमेल को प्रमोट किया है, समझे कि नहीं समझे बात को? नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं आपके आगे बात करूं, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बात करूं, तो ब्रोकन फैमिलीज, ब्रोकन फैमिलीज यानी कि ब्रोकन फैमिली, टूटते हुए परिवार, टूटते हुए परिवार, या फिर डोमेस्टिक वोलेंस, जो कि हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना करना, बच्चों को प्रताड़ित करना, समझे कि नहीं समझे बात को? या फिर आप लोगों ने देखा होगा पहले के टाइम में होते थे, उस पड़ोसी ने कुछ कह दिया, 2-4 आदमी लट लेकर के वहां चढ़े गए, रोजाना कहीं ना कहीं माहौल बना ही रहता था, समझे कि नहीं समझे बात को? या फिर घरेलू झगड़े, घरेलू हिंसाएं, समझे कि नहीं समझे बात को? तो ब्रोकन फैमिली, डोमेस्टिक वोलेंस, डोमेस्टिक वोलेंस। या फिर यदि मैं बात करूं आगे चल करके, तो कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जैसे आपने लॉकडाउन के अंदर देखा होगा, सुबह 10 बजे से बैठ गए और शाम को 10 बज गए, समझे कि नहीं समझो? लेकिन उसका L2 पूरा नहीं हुआ, लेवल पूरा नहीं हुआ, पबजी खेल रहा है सुबह से शाम तक, समझे कि नहीं समझो? लेकिन उसका लेवल पूरा नहीं हुआ, समझे कि नहीं समझो? कैंडी क्रश गेम खेलने लग रहा है सुबह से शाम तक, उसके 300 हो गए, 5,000 लेवल उसके आज तक पूरे नहीं हुए, समझे कि नहीं समझ? अब क्या हुआ, उस टेक्नोलॉजी आ गई, या फिर बच्चा मोबाइल में लगा रहता है, समझे कि नहीं समझ बात को? तो लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, ठीक है, अब इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो अब दिमाग सारा कहां से रहेगा आपका? मोबाइल के अंदर। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के अंदर भी आपके रिस्क फैक्टर या फिर पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, किसको एग्रीवेटेड करने में? आपके शिजोफ्रेनिया के अंदर। अब देखो पूरे दिन वो मोबाइल में लगा रहेगा, उसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो क्या वो अपने मेंटल डेवलपमेंट कर पाएगा? समझे कि नहीं समझे बात को? या फिर उसके माइंड का जो लेवल है वो बिल्कुल बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास काम ही नहीं है, सुबह से शाम तक मोबाइल 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 मोबाइल। तो कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण भी आप फैक्टर मान सकते हो, किसके? शिजोफ्रेनिया के। समझ गए बात को? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर, दे एक्सप्लेन अबाउट वेरी ब्रीफली शिजोफ्रेनिया कंडीशन। समझ गए बात को? नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं बात करूं आपकी, भी हाथ लगाने से कुछ होता है, नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं और कुछ कोज के बारे में बात करूं, तो एक आता है आपका प्रिसिपिटेटरी कोज, CIPTATORY, प्रिसिपिटेटरी कोज, समझे कि नहीं समझे बात को? प्रिसिपिटेटरी कोज। अब प्रिसिपिटेटरी कोज का मतलब मैं आपको कैसे समझा सकता हूं? प्रिसिपिटेटरी कोज का मतलब है कि जब हम कहीं जाते हैं, ठीक है, व्हेन वी अनेबल टू कंट्रोल, या फिर सडन और अक्यूट ऑनसेट, सडन और अक्यूट ऑनसेट व्हेन वी अनेबल टू कंट्रोल आवर इमोशन, सडन और अक्यूट ऑनसेट व्हेन वी अनेबल
टू कंट्रोल इमोशन। समझे कि नहीं समझे बात को? अब देखो, एक व्यक्ति है जो नॉर्मल हेल्दी है, समझे कि नहीं समझे बात को, या फिर एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको अपन कहाँ ले गए कि भाई उसके क्लास फेलो की क्या हो गई, क्लास बैचमेट की क्या हो गई, डेथ हो गई। समझे कि नहीं समझे बात को? अब वो वहां जाएगा, ठीक है, पहले पता नहीं वो क्या कर रहा है, रो रहा है, ठीक है, लेकिन रोते रोते अचानक से हंसने लग जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात को? तो उसे आपने क्या किया, एक ऐसे रिस्क फैक्टर के अंदर या एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर उसको क्या कर दिया, एग्रीवेटेड कर दिया। जैसे मैं बोल सकता हूं मेमेसन के अंदर पढ़ते हो ट्रिगर फैक्टर। समझे कि नहीं समझे बात को? किसी व्यक्ति को किसी से एलर्जी है, आप उसको इस इन्वायरमेंट के अंदर ले जाओगे तो यानी कि उसके ट्रिगर फैक्टर क्या हो गए, एक्टिव हो गए। समझे कि नहीं समझे बात को? तो ऐसी जैसे आपने फिल्मों के अंदर देखा हो कई बार, और रोते रोते हंसने लग जाते हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? तो ये इनको कोज, इस टाइप के कोज को क्या बोला जाता है, प्रिसिपिटेटरी कोज। समझ गए बात को? कि सडन और अक्यूट ऑनसेट व्हेन वी अनेबल टू कंट्रोल आवर इमोशन, यानी कि आप आपके इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? कि किसी के बैचमेट की डेथ हो जाती है और वहां पर रोने की बजाय, ठीक है, वो क्या करने लग जाता है, व्यक्ति हंसने लग जाता है। समझे कि नहीं समझे बात को? उसका रीजन ये है कि देखो, अब उसके माइंड के अंदर कहीं ना कहीं केमिकली चेंजेस प्रेजेंट हो गए। मैं यही सोच रहा था कि कौन बोलेगा। समझे कि नहीं समझे बात को? अब मैंने क्या बोला है कि ब्रेन के अंदर केमिकल चेंजेस। समझे कि नहीं समझे बात को? अब उसकी ब्रेन की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसके अंदर कोई चेंजेस आ गए, उसके कारण से फिर जो डेवलप हो गया, क्या बीमारी डेवलप हो गई, चीजों। अभी कोई व्यक्ति को कितना गहरा धक्का लगे, समझे, कोई प्यार में फेल हो जाता है, समझे कि नहीं समझा, तो उसको क्या लगता है कि मेरा जीवन तो अब बेकार है। समझे कि नहीं समझे बात को? आई बात समझ में? अब क्लियर है? नहीं आई समझ? भाई रिस्क फैक्टर हो गया ना उसका। मैं क्या बोल रहा हूं, प्रिसिपिटेटिंग कोज, सडन और अक्यूट ऑनसेट। इसका क्या हो सकता है, सडन और अक्यूट ऑनसेट हो सकता है जब अपन क्या नहीं कर पाए, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। आई बात समझ में? हार्मफुल है भाई। आप एक बात बताओ, रोने की जगह पर, ठीक है, आप रोते रोते आपके माइंड के अंदर कोई केमिकल चेंजेस, न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस आ गए, अरे आज आएंगे क्यों नहीं? अभी आपके खड़े खड़े किसी के अंदर कुछ भी हो जाए तो कोई पता थोड़ी है किसी को कितना बुरा इफेक्ट हो किसी चीज का। तो रोते रोते हंसता भी नहीं है क्या? हैं? प्रिसिपिटेटरी कोज, हंसना और क्राइंग और वीपिंग, लाफिंग। आगे बताऊंगा, आगे चल, हाँ तो आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या हो सकता है कि वो वहां पर क्या हो कि अकॉर्डिंग टू डिमांड और सिचुएशन क्या नहीं करता, रेस्पॉन्स नहीं देता है। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, उसके कारण भी ये कोज हो सकता है। नेक्स्ट आपका आगे चल कर आता है परपिटुएटिंग कोज, परपिटुएटिंग कोज। नेक्स्ट उसके बाद में आता कौन सा आपका, परपिटुएटिंग कोज। किसी डिसीज के कारण, मैं सारी चीजें शुरुआत में बोल सकता हूं, सॉरी बोल चुका हूं, समझे कि नहीं समझे? किसी डिसीज के कारण कोई व्यक्ति अपने आप को आइसोलेटेड कर लेता है। पहले किसी को एड्स होती थी, टीबी होती थी, समझे कि नहीं समझे? उसको समाज से क्या कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था। या फिर अभी कोविड के अंदर देखा होगा आपने, अब तो सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है, 14 दिन के अंदर आपको क्वारंटीन रखा जाता था, ठीक है, 14 दिन का कितना भयंकर क्वारंटीन होता था। समझे कि नहीं समझे बात को? तो उसके लिए सरकार ने क्या की थी, मेंटल इलनेस के रिगार्डिंग आपकी हेल्पलाइन जारी की गई थी, किसके द्वारा, निमांस के द्वारा, कि यदि आप घर बैठे बैठे मानसिक तनाव से झेल रहे हैं या सफर कर रहे हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। आई बात समझ में कुछ? अरे सुना होगा 14 दिन के क्वारंटीन के अंदर भारत सरकार ने कहा था कि यदि आप घर बैठे बैठे मानसिक तनाव झेल रहे हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, आप हमारे निमांस के अंदर कॉल कीजिए, आपको वहां पर जो काउंसलर है, गाइडर है, साइकेट्रिस्ट है, वो आपको आपके मेंटल इलनेस से बचने के या प्रिवेंशन के कुछ उपाय बताएंगे। आई समझ में? या फिर आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसे ही ये क्या है कि किसी बीमारी के कारण कोई व्यक्ति अपने आप को इंडिविजुअल आइसोलेट कर लेता है समाज से। समझे कि नहीं समझे? किसी बीमारी के कारण अपने आप को समाज से आइसोलेट कर लेता है, तो वो सब किसके अंदर आते हैं, आपके प्रिपिटुएटिंग कोज के अंदर। समझ गए बात को? अभी आपका लेटेस्ट कोविड-19 देखा है आपने, कोविड के अंदर 14 दिन का क्वारंटीन दिया जाता कि नहीं दिया जाता? तो उसके अंदर अब 14 दिन का क्वारंटीन आपके सामने बिल्कुल अलग होता था। समझे कि नहीं समझा? कोई आपके पास है नहीं ना, आपके पास में कोई साधन कुछ भी नहीं,
अकेले रूम में पड़े रहो, समझे कि नहीं समझे बात को। तो बाद में तो गवर्नमेंट के द्वारा रिसोर्सेज अवेलेबल करा दिए गए धीरे 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 धीरे, लेकिन शुरुआत में कितना कठिन क्वारंटीन था, आपके पास में कुछ भी नहीं था, अकेले कमरे के अंदर, समझे कि नहीं समझे बात को, पूरे दिन आपको रहना पड़ता है, समझे कि नहीं समझे बात को। तो ये सब चीजें किसको कोज करती है, आपकी सिजोफ्रेनिया कंडीशन को या फिर मेंटल इलनेस टाइप के डिसऑर्डर्स को क्रिएट कर सकती है। और इस टाइप के कोज को मैं क्या बोलता हूं, प्रेसिपिटेटिंग कोज। आ गई बात समझ में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं आगे चल करके बात करूं आपसे, तो आगे मैं इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है अब इसकी निकल करके, वो देखो आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि इसकी डेफिनेशन के बारे में यदि बात करूं, ठीक है, तो डेफिनेशन के बारे में यदि बात करूं तो डेफिनेशन वैसे तो मैं शुरुआत में बोल चुका था कि इट इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट इज characterized by disturbance in thinking, डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर, समझे कि नहीं समझे बात को, जो आपको कॉमनली देखने को मिलता है, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। बिहेवियर, अफेक्ट एंड समझे कि नहीं समझे बात को, बिहेवियर, अफेक्ट एंड थिंकिंग। अब अफेक्ट के अंदर अपन इमोशन भी डाल सकते हैं, समझे कि नहीं समझे बात को, अफेक्ट के अंदर अपन इमोशन को इंक्लूड कर सकते हैं। तो यानी कि इट इज ए टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर, अफेक्ट एंड थिंकिंग, बट नॉट डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस, यानी कि कॉन्शियसनेस के अंदर आपका किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस यहां पर देखने को नहीं मिलता है। मेरी बात याद रखना, लड़की समझ गई, कंफ्यूज तो नहीं है किसी प्रकार का। यानी कि उसका थिंकिंग प्रोसेस अफेक्ट हुआ है, थॉट प्रोसेस अफेक्ट हुआ है, उसका इमोशन प्रोसेस अफेक्ट हुआ है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस अब भी बरकरार है, उसकी कॉन्शियसनेस अभी बरकरार है, वो बेहोश नहीं है, समझे कि नहीं समझे बात को। तो इस टाइप के डिसऑर्डर को मैं क्या बोलता हूं, सिजोफ्रेनिया। और ये जो डेफिनेशन दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा दी गई थी, समझे कि नहीं समझे बात को। देखो आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट है, आपकी इटियोलॉजी कंप्लीट है, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट है, और आपके रिस्क फैक्टर कंप्लीट है, समझे कि नहीं समझे बात को। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझे कि नहीं समझे बात को। डिसऑर्डर के अंदर एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, समझे कि नहीं समझे बात को। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं बात करूं आपकी कि डेफिनेशन के बाद में आपके क्या आते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, डेफिनेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आपका क्या आता है, साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम से पहले मैं आपको कुछ जरूरी चीजें बता देता हूं कि जैसे आप सभी लोगों ने पता होगा, आप लोग सभी लोगों ने मालूम क्या होगा कि जब शुरुआत में मैंने पढ़ाया था, ठीक है, कि सिजोफ्रेनिया को कौन से टाइप के डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया गया था, फंक्शनल से भी ऊपर कौन सा है, साइकोसिस, ठीक है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको बनती है कि सिजोफ्रेनिया इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल साइकोसिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं समझे बात को, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिजोफ्रेनिया इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल एंड साइकोसिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर, समझ गए बात को। इसके अंदर दोनों चीजें आपकी कवर हो चुकी है। दूसरी, यदि बात करें क्लासिफिकेशन की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO के द्वारा कौन सा क्लासिफिकेशन दिया गया था, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ICD-10। WHO ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था, ICD-10, ठीक है। ICD-10 के अकॉर्डिंग, समझे कि नहीं समझे बात को, उसने क्या किया था, कुछ क्लासिफिकेशन बताए थे जिसके अंदर अपन किससे डिनोट करते हैं, F से, समझे कि नहीं समझे बात को। तो F की कौन सी कैटेगरी के अंदर इसको रखा गया है, F22 F29, ये भी याद होना चाहिए आपको, समझे कि नहीं समझे बात को, F22 F29, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में अब यदि मैं बात करूं तो आपको और फर्दर आगे की तरफ लेकर के चलूं
कि सर F20 में भी आपके कुछ सीजोफ्रेनिया का आपने टाइप के नाम सुने होंगे, समझे कि नहीं समझे बात को। तो F20 में भी आपको कौन कौन से सीजोफ्रेनिया का टाइप देखने को मिलते हैं। तो F20 के अंदर किसको इंक्लूड किया है, सबसे पहले तो सीजोफ्रेनिया। F20 के अंदर किसको इंक्लूड किया है, आपके सीजोफ्रेनिया को। समझ गए बात को। नेक्स्ट उसके बाद में आपकी क्या आती है, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ आपको पॉइंट बताए गए हैं। दिख रहा, ठीक है। नेक्स्ट तो ये आपकी जो F20 की जो कैटेगरी के अंदर किसको इंक्लूड किया गया है, सीजोफ्रेनिया के अंदर। समझ गए बात को। अब सीजोफ्रेनिया के डिफरेंट टाइप होते हैं, ठीक है। अब उन डिफरेंट टाइप को कैसे कैसे डाइवर्सिफाइड किया गया या फिर कैसे कैसे क्लासिफाई किया है, आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। समझ गए बात को, कौन सा मिलेगा आपको, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। नेक्स्ट F21 के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, हेबेफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया। समझे कि नहीं समझे बात को। नेक्स्ट तीसरा आपको F22 के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। नेक्स्ट F20.3 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, अनडिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड सीजोफ्रेनिया। समझे कि नहीं समझे बात को। नेक्स्ट उसके बाद F20.4 के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन, पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन। नेक्स्ट उसके बाद में आपको 5 के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सिंपल सीजोफ्रेनिया, सिंपल सीजोफ्रेनिया। नेक्स्ट 6 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, रेजिड्यूअल सीजोफ्रेनिया। क्या देखने को मिलेगा, रेजिड्यूअल सीजोफ्रेनिया। नेक्स्ट 7th नंबर का जो होता है आपका क्या होता है, मिसिंग होता है। 7th नंबर का जो होता है वो आपका क्या होता है, मिसिंग होता है। 8 नंबर में क्या आते हैं आपके, अदर्स आते हैं। और 9 नंबर कैसा होता है, अनस्पेसिफाइड। समझे कि नहीं समझे, आपको सिर्फ यहां तक याद रखना है, कहां, 20.6 तक। समझे कि नहीं समझे, आपको कहां तक याद रखना है, 20.6 तक, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि ICD-10 के अकॉर्डिंग सीजोफ्रेनिया कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, F20 से लेकर के F29 तक, ठीक है। जिसमें F20 में आपको सीजोफ्रेनिया, F20.0 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। समझ गए बात को। नेक्स्ट F20.1 के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, हेबेफ्रेनिक। F20.2 के अंदर कैटाटोनिक। एंड नेक्स्ट F20.3 के अंदर अनडिफरेंशिएटेड, ये आपको देखने को मिलेगा। समझ गए बात को। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में यदि बात करूं, ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स के बारे में यदि मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को मालूम है कि सीजोफ्रेनिया के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो जगत में फैले हुए हैं। समझे कि नहीं समझे बात को। सीजोफ्रेनिया के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो पूरे जगत में फैले हुए हैं, क्योंकि यह बीमारी है जो अपने नाम से इतनी फेमस नहीं जितने कि इसके साइन एंड सिम्टम्स से फेमस है। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि इसके अंदर दुनिया भर के साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। समझे कि नहीं समझे बात को। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स को क्लासिफाई करने के लिए, समझने के लिए, ताकि इजी वे के अंदर समझा सके, ठीक है, इसको अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। जिसमें कि आपका सबसे पहले क्या आता है, आपका फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। सबसे पहले क्या आता है आपका, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। दूसरा आपका क्या आता है, 4A सिम्टम्स। दूसरा आपका क्या आता है, 4A सिम्टम्स। एंड नेक्स्ट तीसरा आपका आता है क्या, पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया। नेक्स्ट आता है कौन सा आपका, नेगेटिव सिम्टम्स। एंड नेक्स्ट आपका क्या आता है, सेकेंडरी सिम्टम्स। सेकेंडरी सिम्टम्स किसके सिम्टम्स है ये, सीजोफ्रेनिया के।
हो गई बात क्लियर? ठीक है, अब पहले तो इनको याद रखो कि कितने, 1 2 3 4 5, समझे कि नहीं समझे बात को? पहले तो ये याद रखो। और दूसरी चीज ये याद रखो कि अब इन पांचों को याद रखो कि इनके अलावा यदि कोई पूछा जाता है कि ये सिजोफ्रेनिया का साइन एंड सिम्टम्स है तो उसको अपने को नहीं करना है। समझे कि नहीं समझे बात को? क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच आर द फॉलोइंग आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। समझे कि नहीं समझे बात को? जहां इनमें से 4 नाम दिए हो वहां तो क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। समझे कि नहीं समझे? जहां इनमें से एक भी इनके अलावा दिया गया हो तो वहां वही क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। समझे कि नहीं समझे बात को? ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं बात करूं, अब सिम्टम्स को एक्सप्लेन करने की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो यही है सबसे ज्यादा कि साइन एंड सिम्टम्स। तो जो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स है वो किसके द्वारा दिए गए थे, हैं? पता है? फिर मत बोलना मौका नहीं दिया, पता है? फर्स्ट रैंक जो सिम्टम्स है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, कर्ट स्नीडर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? कर्ट, SCHNIDER, कर्ट स्नीडर के द्वारा दिया गया था। कौन से सन के अंदर? 1959 के अंदर, 1959 के अंदर। समझे कि नहीं समझ? अब पहला क्वेश्चन यही है कि फर्स्ट रैंक सिम्टम्स किसके द्वारा दिए गए थे। अब बच्चे जाएंगे धड़ाधड़ यूजन ब्लूलर, यूजन ब्लूलर, यूजन ब्लूलर। समझे कि नहीं समझे बात को? लेकिन आंसर क्या आएगा आपका, कर्ट स्नीडर। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब फर्स्ट रैंक सिम्टम्स के अंदर उसने क्या बताया कर्ट स्नीडर ने? तो सबसे पहले उसने बताया कि एक टाइप का हेलुसिनेशन पाया जाता है। समझे कि नहीं समझे बात को? अब मैं बात कर रहा हूं कि पेशेंट आपके सामने किसका है, सिजोफ्रेनिया का। लड़की सीधी बैठ, क्या तकलीफ है? सिर में दर्द हो रहा है, टैबलेट ले ले। ब्रेक का क्या मतलब? अब आवाज में दम है तो गूंजेगी आवाज। अच्छा कम करता हूँ, ठीक है, बोल देते इतनी देर से सर आप धीरे बोलो, तो माहौल बनाने में लग जाता है। कर्ट स्नीडर, समझे कि नहीं समझे बात को? किसने बताया था? कर्ट स्नीडर ने इसके क्या बताए थे, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स बताए थे। अब फर्स्ट रैंक सिम्टम्स के अंदर उसने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या बताया था, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। अब थोड़ा सा दिमाग के छिद्रों को खोल लेना, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, और जो जीआरबी में एडमिशन ले उसके लिए सिजोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, और जो जीआरबी नर्सिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले उसके लिए सिजोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या। समझे कि नहीं समझे बात को? तो मैं यदि बात करूं ऑडिटरी हेलुसिनेशन, तो प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को मालूम है कि ऑडिटरी का मतलब क्या होता है, सुनना। अरे तो मैडम तसल्ली रख थोड़ी, समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, ऑडिटरी का मतलब क्या होता है, सुनना। ठीक है, हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है कि वहां पर कोई चीज नहीं होती। अच्छा मैडम एक बात बताना, हेलुसिनेशन की डेफिनेशन बताओ। हाँ कैसे बता दे, हम तो समझ लेंगे, बता। 30 सेकंड का टाइम आपके पास, 1 2 3 4 5। बिल्कुल, फॉल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। समझे कि नहीं समझे बात को? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कि कोई व्यक्ति बोलता है कि भूत होते हैं। समझे कि नहीं समझे? मुझे आवाज आ रही है पीछे से, लड़की यहां सामने ध्यान दे, ठीक है, आवाज मुझे आ रही है पीछे से, लेकिन पीछे कोई होता ही नहीं, फिर भी क्या बोलती है कि मेरे को आवाज आ रही है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो इस टाइप के हेलुसिनेशन को मैं क्या बोल रहा हूं, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। समझ गए बात को? अब इस ऑडिटरी हेलुसिनेशन को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट आपके पास किसका आएगा, सिजोफ्रेनिया का। तो वो पेशेंट क्या बोलेगा कि मेरे कान के अंदर कमेंट्री टाइप की आवाज आ रही है। मैच के अंदर कमेंट्री होती है, समझे कि नहीं समझे बात को? बोलते रहते हैं कि अभी बॉलर आया है, बॉलर ये करेगा वो करेगा, बहुत सारी चीजें बोलता है,
ठीक है, तो ऐसे ही जो पेशेंट होगा सिजोफ्रेनिया का, उसको क्या लगेगा कि मेरे कानों के अंदर कहीं से कोई आवाज आ रही है। समझे कि नहीं समझ बात को? जैसे आप लोग रात के टाइम में देखते होगा, आपको तितली जैसी सुनने की आवाज आती होगी जब बिल्कुल शांत अंधेरा होता है। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, या फिर कभी किसी को भूलैया फिल्म देखी है, उसके अंदर उसको क्या आती है, छन छन की आवाज आती है। समझे कि नहीं समझे बात को? उसको पैरों के अंदर क्या बांधते हैं, घुंघरू नहीं, पायल, क्या बोलते हैं उसको, पाजेव। ठीक है, तो उसको बांधते, तो उसको ऐसे लगता है कि मेरे कानों के अंदर कहीं से आवाज आ रही है, लेकिन वो आवाज कैसे आ रही है, रनिंग कमेंट्री। समझे कि नहीं समझे बात को? रनिंग कमेंट्री के, अब ये बॉलर आ रहा है, ये बॉलर ने बॉलर को सामने, बैट्समैन के सामने बॉल फेंकी और बैट्समैन ने उसको बाउंड्री के बाहर का रास्ता दिखा, और ये जो अगला खाते में जुड़ने जा रहा है बैट्समैन के 6 रन। समझे कि नहीं समझे? ऐसा उसको फील होता है। पहली तो ये बात। ऑडिटरी हेलुसिनेशन उसको किसके अंदर एक्सप्लेन किया गया था, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स के अंदर, और जो सबसे पहले बताया था वो क्या बताया था, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और ऑडिटरी हेलुसिनेशन कैसे कैसे बताया था, रनिंग कमेंट्री। हाँ बोलो। हैं रनिंग कमेंट्री, वही तो बोल रहा हूं इतनी देर से। देखो मेरे पास में सिजोफ्रेनिया है, मेरे पास में सिजोफ्रेनिया है, अब मेरी बात सुन, ठीक है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन यानी कि वहां पर कोई चीज नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर कर। ऑडिटरी का मतलब सुनना, ठीक है, वहां पर कोई चीज मौजूद नहीं है, फिर भी मुझे क्या लग रहा है कि वहां से आवाज आ रही है, इसे मैं क्या बोल रहा हूं, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। आ गई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में दूसरी बात करूं, ठीक है, तो दूसरी इको साउंड, ठीक है, साउंड फ्रॉम इको, साउंड फ्रॉम इको, यानी कि जैसे मैं जा रहा हूं रास्ते में, समझे कि नहीं समझे बात को, तो पेड़ पत्ते पौधों की आवाज आती है, बस चलते रहते हैं, समझे कि नहीं समझे बात को, तो अपने को तो वो नहीं लगती, अपने को तो वो नॉर्मल लगती है, लेकिन उसको क्या लगती है कि इन्वायरमेंट से, वातावरण से कोई आवाज आ रही है। समझे कि नहीं समझे बात को? जैसे आप कभी अकेले में या रास्ते में जाओगे तो आपको सुई सुई की आवाज आती है कि नहीं आती है, तो उसको ऐसे लगेगा कि मेरे को वातावरण से कोई आवाज आ रही है। समझ गए बात को? इको साउंड से कोई आवाज आ रही है। नेक्स्ट दूसरा मैं बात करूं तो डिस्कशन अबाउट हिम, डिस्कशन अबाउट हिम। उसको ऐसा लगता है कि लोग बाग जो कहीं भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं। देखो मैं एक एक चीज का मतलब इसीलिए क्लियर करा रहा हूं क्योंकि यही क्वेश्चन है। मैं बार बार ये बात इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप लोग उस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करते हो जिस चीज को मैं समझाना चाहता हूं। समझे कि नहीं समझे बात को? वो क्वेश्चन पूछेगा कि एक व्यक्ति है, ठीक है, और उसको यह लगता है कि सभी लोग मेरे, नर्स उसके सामने बात कर रही किसी दूसरे पेशेंट से, या फिर आपस में दोनों नर्स बात कर रही है, समझे कि नहीं समझे बात को, तो उसे लग रहा है कि यह नर्स मेरे बारे में ही बात कर रही है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो ये किस टाइप का हेलुसिनेशन है? समझे कि नहीं समझे बात को? आ रही है कि नहीं आ रही कुछ समझ में? ठीक है, तो यही आपके क्वेश्चन है। या फिर कोई आदमी कहेगा कि मेरे कानों में आवाज सी मुझे सुनाई दे रही है, रिंगिंग सेंसेशन हो रहा है, समझे कि नहीं समझ, रनिंग कमेंट्री जैसी आवाज आ रही है, तो ये किस टाइप का हेलुसिनेशन है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। आ गई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में पहला तो ये होगा फर्स्ट रैंक सिम्टम्स के अंदर। दूसरा इसने बताया था कि परसेप्शनल, PERC, परसेप्शनल डिल्यूजन, परसेप्शनल डिल्यूजन। परसेप्शनल डिल्यूजन के अंदर क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का नॉर्मल परसेप्शन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? डिल्यूजन के अंदर। नॉर्मल परसेप्शन, नॉर्मल परसेप्शन, PERCE, परसेप्शन कन्वर्ट इन डिल्यूजन, कन्वर्ट इन डिल्यूजन, यानी कि उस व्यक्ति को क्या लगता है कि जो नॉर्मल परसेप्शन होता है, समझे कि नहीं समझे बात को, वह क्या लग रहा है उसका किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? डिल्यूजन के अंदर। समझे कि नहीं समझे बात को? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई व्यक्ति आपके साथ में गाड़ी के अंदर बैठा है और वो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट हो सकता है, समझे कि नहीं समझे बात को, तो आप रोड पे जाते हो, ट्रैफिक लाइट दिखती है आपको, ठीक है, और ट्रैफिक लाइट पे वो दिखता है आपको बना हुआ, समझे कि नहीं समझे बात को, रेड लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट में डेमो बना रहता है, समझे कि नहीं समझे बात को, तो वो क्या सोचेगा कि ये एलियन यहाँ क्या कर रहा है,
समझे कि नहीं समझे? वो क्या सोचेगा कि ये मंगल ग्रह का आदमी यहाँ क्या कर रहा है, या फिर मैं मंगल ग्रह पे तो नहीं आ गया। समझे कि नहीं? समझने की कोशिश करना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, यदि आपके जो बाढ़ या तूफान आए हैं, समझे कि नहीं, तो वह क्या सोचेगा कि भगवान हमसे नाराज है, इसलिए भगवान ये सब कर रहा है। तुम लोग पेड़ काटते हो, समझे कि नहीं, सब पानी का दोहन करते हो, ये सब चीज़ों से भगवान क्या है, नाराज है। ये अपने लिए तो क्या होगा, नॉर्मल, लेकिन उस पेशेंट को क्या लगेगा कि नॉर्मल परसेप्शन कन्वर्ट इन डिल्यूजन। डिल्यूजन मीनिंग इज फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ दैट कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड बाय रीजनिंग, यानी कि उसको साबित नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में कि उसका जो नॉर्मल परसेप्शन अपने लिए, समझे कि नहीं समझो, लेकिन उसको क्या लगेगा कि ये जो अभी आपने देखा होगा कि मौसमी घटनाएं होती रहती है, बादलों के ऊपर धुआं छाए रहती है, सर्दियों के अंदर धुंध रहती है, समझे कि नहीं समझे बात को, वो क्या कहेगा कि भगवान अपन से नाराज है, इसलिए उसने ये चीजें शक्तियां भेजी ऊपर से। समझे कि नहीं समझ बात? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति ट्रैफिक लाइट, लोड लाइट को देख करके ये कहता है कि एलियंस धरती पर क्या कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? तो उसका जो नॉर्मल परसेप्शन है किसके अंदर कन्वर्ट हो गया। समझे कि नहीं समझो? या फिर उस टाइप के डिल्यूजन को मैं कौन सा डिल्यूजन बोलूंगा? समझ भी पा रहे हो बात को कि उस टाइप के डिल्यूजन को मैं कौन सा डिल्यूजन बोलूंगा? परसेप्शनल डिल्यूजन। समझे कि नहीं समझे बात को? परसेप्शनल डिल्यूजन का मतलब कि भगवान ने मेरे पास कोई सीक्रेट मैसेज भेजा है, गलत परसीव कर रहा है। समझे कि नहीं समझे बात को? गलत कर रहा है तभी तो मरीज है। समझे कि नहीं समझे बात को? अपन तो एक एक साइन इंस्टीट्यूट को क्लासीफाई कर रहे हैं कि कैसे कैसे अपने को पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट आपके सामने क्या क्या आकर के बोलेगा, या फिर क्या क्या कंडीशंस हो सकती है आपको देख करके ऑब्जर्व करना है उस पेशेंट के अंदर जो कि सिजोफ्रेनिया से सफर कर रहा हो। समझे कि नहीं समझे बात को? तो नॉर्मल परसेप्शन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? उसका डिल्यूजन के अंदर। आ गई बात समझ में यहाँ तक? तीसरा यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो तीसरी यदि मैं बात बोलूंगा तो यही बोलूंगा, क्या बोलूंगा? थॉट ब्रॉड कास्टिंग, जो कि जगत जहान में सबको पता है, थॉट ब्रॉड कास्टिंग। यानी कि देखो, थॉट ब्रॉड कास्टिंग यानी कि मैं अब यहां पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और यहीं से पूरे सभी लोगों के पास में इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। समझे कि नहीं? ये इसको क्या बोलता हूं मैं? ब्रॉडकास्टिंग। समझे कि नहीं समझे बात को? अब ऐसे ही जो डिल्यूजन वाला पेशेंट है, सॉरी सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? थॉट ब्रॉडकास्टिंग। यानी कि उस व्यक्ति को क्या लगता है कि मेरे विचार मेरे बिना बताए ही, समझे कि नहीं समझे बात को? उस पेशेंट को लगता है कि मेरे थॉट्स है जो लाइव चल रहे हैं, कि वो जहां पर भी टीवीओ में देखेगा ऐसा लगेगा कि उसको मेरा नाम लेकर के बात की जा रही है। ये तो वही मैं जो सोच रहा हूँ यार, ये बात ही कैसे कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? समझ रहे हो नहीं समझ रहे बात को? उसको ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं या मेरे बिना बताए, कई बार आपको भी लगता होगा कि यार मैं ऐसा ही सोच रहा था, ऐसा ही होगा। समझे कि नहीं समझे? तो उसे क्या बोलता हूं मैं? थॉट ब्रॉडकास्टिंग। और फिर कई बार आप ये सोचते हैं यार मेरे बिना बताए लोगों को कैसे मालूम होगा, मेरे बिना बताए लोगों को मालूम कैसे हो गया? तो इसे मैं क्या बोलता हूं? थॉट ब्रॉडकास्टिंग। अपन एक इंडिविजुअल के अंदर वो नॉर्मल बिहेवियर है, समझे कि नहीं समझे बात को, लेकिन उसके अंदर क्या होगा? वो एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट रहता है। आई बात समझ में लड़की? इसे क्या बोलता हूं मैं? थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, उसे क्या लगता है कि जो मेरे थॉट्स है वो क्या चल रहे हैं? लाइव चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो आपका 4th नंबर पे आता है वो क्या आता है आपका? थॉट इंसर्शन। क्या चल रही है? फर्स्ट रैंक की चल रहे हैं, हाँ, होश में हो हैं? ठीक है, थॉट इंसर्शन। थॉट इंसर्शन का मतलब है कि उस व्यक्ति को क्या लगता है, उसके अंदर ऐसे थॉट डेवलप आ जाते हैं कि मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा। समझे कि नहीं समझे बात को? मैं पेशेंट सोचता है कि इम्पोज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, कि उसको जो कंट्रोल किया जा रहा है वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे रोबोट आपने देखा है, भाई मेरे को तो उसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा, बल्कि कर रहा वो खुद ही है। समझे कि नहीं समझो? लेकिन उसको क्या लगता है कि मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ हो रहा है ऑटोमेटिक ही हो रहा है, मेरे को तो ऊपर से आत्माएं आकर के बोल रही है भाई तेरे को ये करना है, क्योंकि उसका थिंकिंग थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो चुका है। यही बात मैं डेफिनेशन में बोली। और जिसकी सोच खराब हो जाती है, समझे कि नहीं समझे बात को, तो उसको विचार भी खराब आते हैं और उसके इमोशन भी खराब होते हैं, तो उसका बिहेवियर भी एबनॉर्मल होता है। और इसी को मैंने सिजोफ्रेनिया बोला है, मैंने अपनी तरफ से तो कुछ बोला ही नहीं। समझे कि नहीं समझे बात को? तो थॉट इंसर्शन यानी कि व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं कंट्रोल बाय एक्सटर्नल फोर्स। समझे कि नहीं समझे बात को? एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? रोबोट हो सकता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक समझे कि नहीं साइकेट्रिक वार्ड के अंदर भर्ती है, ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि मैं खुद कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, और सब कुछ क्या गया दूसरे के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये किस टाइप का थॉट डिसऑर्डर है? थॉट इंसर्शन।
समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या थे? फर्स्ट रैंक सिम्टम्स थे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फर्स्ट रैंक सिम्टम्स में किसी को कोई दिक्कत है? पहला क्या देखने को मिलेगा आपको? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंदर आपको तीन चीजें एक मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगी, रनिंग कमेंट्री, क्यों, और दूसरी साउंड फ्रॉम इकोसिस्टम। नेक्स्ट उसके बाद तीसरी डिस्कशन अबाउट, या फिर क्लियर स्टेटमेंट एंड डिस्कशन अबाउट हिम। ठीक है, ये 3 पॉइंट इसलिए अभी तक लिखा गया क्योंकि ये तीनों से ही अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बात, दूसरी बात आपके सामने कौन सी आती है? परसेप्शनल डिल्यूजन। समझे कि नॉर्मल परसेप्शन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाना? डिल्यूजन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद तीसरा आता है आपका कौन सा? थॉट ब्रॉडकास्टिंग। पेशेंट ये सोचता है कि जो मैं सोचता हूं वो पता नहीं लोगों को कैसे पता लग जाता है, या फिर जो मैं सोचता हूं वही बाहर सब कुछ चल रहा है। समझे कि नहीं समझे बात को? नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आपका कौन सा आता है? थॉट इंसर्शन। व्यक्ति या फिर जो पेशेंट है वो क्या सोचता है, क्लाइंट क्या सोचता है कि मैं खुद से कुछ भी नहीं कर रहा, जो भी कुछ कराया जा रहा है, जो भी कंट्रोल किया जा रहा है, या फिर मेरे द्वारा जो भी काम करा जा रहा है वो सब किसके द्वारा कराया जा रहा है? बाय द एक्सटर्नल फोर्स। समझ गए बात को? ये सारे के सारे आपके कौन से थे? फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। नेक्स्ट उसके बाद में आपका आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की बात करें, 4A सिम्टम्स। सिम्टम्स। अब 4A सिम्टम्स के अंदर यदि बात करूं, ठीक है, तो 4A सिम्टम्स किसने दिया? जो ये बता देगा उसको ब्रेक दे दूंगा, तेरे को तो नहीं मिलेगा। 4A सिम्टम्स है जो किसके द्वारा दिए गए थे? यूजेन ब्लूलर के द्वारा दिया गए थे। समझे कि नहीं समझे बात को? जिसने दिया उसी को चाहिए तो दे सकता हूं। तेरे को चाहिए ही नहीं ब्रेक, झूठ मत बोल। ठीक है, वो मना कर रही है, बोल सर मैं दबाव में बात कर रही हूँ इस समय, आप सिर्फ पढ़ाओ। ठीक है, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मैं कंट्रोल बाई एक्सटर्नल फोर्स। समझे कि नहीं समझे बात को? दिस आर थॉट इंसर्शन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 4A सिम्टम्स के अंदर यदि मैं बात करूं, ठीक, 2 मिनट रुकने का मतलब, अरे क्लास रिकॉर्ड हो रखी होती है, वो ऑनलाइन वाले बच्चों को तकलीफ होती है। मैं तो बंद कर दूंगा, ये वहां तो चल रही है रिकॉर्डिंग।